स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी का एपिसोड 321 टू 330। स्टार क्लस्टर एलायंस एक बार फिर उच्च दबाव और तनावपूर्ण माहौल में डूब गया। क्लेन लोगों का सामना करने में स्टार क्लस्टर एलायंस का आत्मविश्वास दो पहलुओं से उपजा था। सबसे पहले, स्टार क्लस्टर एलायंस के पास संख्यात्मक लाभ था, जिसमें 50 स्टार क्लस्टर क्लेन लोगों की घेराबंदी और दमन में भाग ले रहे थे। दूसरे, सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता, जो कि बड़ा भाई है, ने हमले का नेतृत्व किया। अपने चरम उत्कर्ष और समृद्धि के समय सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांड स्तरीय सभ्यता थी। हालांकि अब यह पतन की ओर अग्रसर थी, फिर भी यह एक सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता थी। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से हर किसी ने क्लेन लोगों का सामना करने का साहस किया। हालांकि क्लेन लोग बहुत शक्तिशाली और भयावह थे, लेकिन एक बार उन्हें सिल्वर फ्लेम सुपरस्टार क्लस्टर सभ्यता ने पराजित कर दिया था। अब समय बदल चुका था। क्लेन लोगों ने पहले एज्योर स्टार क्लस्टर सभ्यता को नष्ट किया और फिर सिल्वर फ्लेम सुपरस्टार क्लस्टर सभ्यता पर आक्रमण किया। उन्होंने बहुत कम समय में सिल्वर फ्लेम सुपरस्टार क्लस्टर सभ्यता के क्षेत्र के लगभग 1/5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया। इससे स्टार क्लस्टर एलायंस में सभी को उन्हें गंभीरता से लेने और इस शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सावधानीपूर्वक पुनः मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मूल स्टार क्लस्टर एलायंस को भी अपग्रेड करके सिल्वर फ्लेम एलायंस बना दिया गया। स्टार क्लस्टर एलायंस के शेष 39 सदस्य सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के साथ सभी सिल्वर फ्लेम एलायंस के सदस्य थे। क्लेन पीपुल्स नामक दुर्जय शत्रु से निपटने के लिए सभी पक्ष आगे चलकर और अधिक निकटता से सहयोग करेंगे। काले पत्थर का आधार, कमांडर का विश्राम कक्ष। गोकिजू ने मूल रूप से कुछ समय बाद एज्योर स्टार क्लस्टर सभ्यता के खंडहरों में जाकर व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई थी। इस तरह के अचानक बदलाव के साथ उनके अगले कदम पर चर्चा करना आवश्यक था। उनके साथ चर्चा करने वाले व्यक्ति तियानली थे। इसी क्षण तियानली की होलोग्राम छवि उसके सामने प्रकट हो गई थी। तियानली को देखने के बाद गोकिजुए ने पूछा, क्या आपको नवीनतम समाचार प्राप्त हुए हैं? तियानली ने इन शब्दों पर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस मामले का हम पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वास्तव में, चाहे सिल्वर फ्लेम एलायंस और क्लेन लोगों के बीच की लड़ाई जीत में समाप्त हो या हार में, एज्योर स्टार क्लस्टर सभ्यता पर हमारा कब्जा लाभदायक होगा। यदि सिल्वर फ्लेम एलायंस अंततः जीत जाता है, तो हम एज्योर स्टार क्लस्टर पर कब्जा कर सकते हैं और अधिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत, यदि सिल्वर फ्लेम एलायंस पराजित हो जाता है, तो उस समय एज्योर स्टार क्लस्टर संघर्ष के केंद्र से बहुत दूर होगा। यदि एज्योर स्टार क्लस्टर से कोई लाभ नहीं होता है, या यदि आय व्यय से अधिक होती है, तो क्लेन लोग हम पर हमला नहीं करेंगे। ये कहना जरूरी है कि तियानयुवान तारामंडल का विनाश अत्यंत खेदजनक था। उनके पास बड़ी संख्या में शीर्ष प्रतिभाएं थीं और तियानली उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति थे। उन्हें न केवल प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग की समझ थी, बल्कि रणनीति की भी अच्छी समझ थी। अभी उन्होंने जो कुछ शब्द कहे, वे बहुत ही ज्ञानवर्धक थे। स्टार क्लस्टर एलायंस और क्लेन पीपल के बीच युद्ध के केवल दो ही परिणाम हो सकते थे, जीत या हार। यदि स्टार क्लस्टर एलायंस जीत जाता है, तो एज्योर स्टार क्लस्टर पर कब्जा करने वाला इन्फिनिट एम्पायर अन्य स्टार क्लस्टर सभ्यताओं के साथ मिलकर नए विकास की शुरुआत कर सकता है। यदि स्टार क्लस्टर एलायंस पराजित हो जाता है, तो एज्योर स्टार क्लस्टर, जिसे क्लेन लोगों ने पहले ही पूरी तरह से साफ कर दिया है और जिसका मूल रूप से कोई मूल्य नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में ये क्लेन लोगों का निशाना नहीं बनता। क्लेन जनजाति के लोग आमतौर पर ऐसे काम नहीं करते जिनसे कोई लाभ न हो। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित होने के बावजूद गोकिजू और तियानली ने चर्चा के बाद मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद वे अनंत सेना को नीले तारामंडल समूह में ले जाएंगे। यदि इन्फिनिट लेजियन एज्योर स्टार क्लस्टर में पैर जमाने में कामयाब हो जाता है, तो ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। यदि क्लेन लोग अनंत सेना की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लें, तब अनंत सेना बचाव करेगी यदि वे कर सकते हैं, और यदि वे नहीं कर सकते तो पीछे हट जाएगी। आखिरकार, एज्योर स्टार क्लस्टर मूल रूप से उनका नहीं था, इसलिए इसे अपने कब्जे में न रख पाना कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं होगा। जब गोकिजू ने एज्योर स्टार क्लस्टर के लिए योजना बनाना शुरू किया, उसी दौरान क्लेन लोगों द्वारा पूरे एज्योर स्टार क्लस्टर के सभी संसाधनों का तेजी से दोहन किया जाने लगा। क्लेन गैलेक्सी युद्ध क्षेत्र और सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर युद्ध क्षेत्र को क्लेन लोगों द्वारा मुख्य युद्ध क्षेत्र माना जाता था। अन्य स्थानों की बात करें तो क्लेन लोगों ने उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया और सीधे चले गए। भले ही गोकिजू अपने कुछ योद्धाओं को लेकर उस समय क्लेन लोगों द्वारा लूटे गए क्षेत्रों में चले जाएं, जब तक वह क्लेन लोगों का विरोध नहीं करता, तब तक इस बात की बहुत संभावना थी कि क्लेन लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे। हालांकि अभी समय अनुकूल नहीं था और गोकिजू फिलहाल ब्लैकस्टोन लीजन छोड़ने की योजना नहीं बना रही थी।
गु किजुए ने तियानली से बात खत्म करने के बाद वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की नियमित सेनाओं को हथियारों और उपकरणों से लैस करने के लिए अनंत इंजन का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये कार्य स्वयं अनंत इंजन द्वारा पुनर्तः पूरा किया जा सकता है। इसलिए जब अनंत इंजन ये सब कर रहा था तब उसका ध्यान गोल्डन लायन किंग ट्रेजर मैप पर केंद्रित था। सर्वश्रेष्ठ इन्फिनिट लेजियन में गोल्डन लायन किंग वॉरियर्स शामिल होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास 10,000 गोल्डन लायन किंग वॉरियर्स भी नहीं थे, 10 मिलियन तो दूर की बात है। फिलहाल उसके पास केवल 3,000 गोल्डन लायन किंग योद्धा थे। सामान्यतः गोल्डन लायन किंग के अन्य खजाने वाले स्थानों में भी गोल्डन लायन किंग योद्धा मौजूद होने चाहिए। ये भी संभव था कि गोल्डन लायन किंग वॉरियर्स के निर्माण के लिए उपकरण मौजूद हों, लेकिन अन्य गोल्डन लायन किंग योद्धाओं और उन्हें बनाने वाले उपकरणों का पता लगाने के लिए गु किजू को खुद का विश्लेषण करना पड़ा। इस तरह की चीज़ों का विश्लेषण करना मुश्किल था, क्योंकि यह पूरी तरह से गोल्डन लायन किंग के विचारों का अनुमान लगाने के बारे में था कि वह इन चीज़ों को कैसे देखता है। गु किजू ने पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट को अपने हाथ में लिया हुआ था, जो गोल्डन लायन किंग का खजाना नक्शा था, और उसने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी वह गोल्डन लायन किंग के इरादों को समझ नहीं पाया। हालांकि वह वास्तव में और अधिक गोल्डन लायन किंग वॉरियर्स प्राप्त करना चाहता था, और यहाँ तक कि उन्हें बनाने के लिए आवश्यक उपकरण भी प्राप्त करना चाहता था। फिलहाल उसके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं था। वह बस इतना ही कर सकता था कि गोल्डन लायन किंग के खजाने के स्थानों पर एक एक करके जाकर इन चीज़ों की तलाश करे। अगर उसे गोल्डन लायन किंग वॉरियर्स नहीं भी मिल पाता है तो गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़ी गई अन्य चीज़ें प्राप्त करना भी अच्छा होगा। हालांकि अगली यात्रा से पहले वह अपनी पिछली सभी उपलब्धियों को अच्छी तरह से समझ सकता था। उसने पहले ही काफ़ी मात्रा में अच्छी चीज़ें जमा कर ली थीं। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के द्वितीय श्रेणी के मानद अर्ल बनने के बाद उन्हें बड़ी संख्या में पुरस्कार प्राप्त हुए। अगले कुछ समय के लिए वह अपनी ताकत में और सुधार कर सकता है। इसके अलावा वह अनंत इंजन का उपयोग करके कुछ युद्ध मशीनें भी बना सकता था। वर्तमान में अनंत इंजन द्वारा निर्मित युद्ध मशीनें मैकेनिकल गोल्डन लायन से थोड़ी कमतर थीं, लेकिन अन्य तारा समूह स्तर की सभ्यताओं और यहाँ तक कि सुपर तारा समूह सभ्यताओं की युद्ध मशीनों की तुलना में उनके पास अभी भी एक फ़ायदा था। मन बना लेने के बाद गु किजू ने ऐसा करना शुरू कर दिया। उसकी वर्तमान शक्ति F रैंक कॉस्मिक लेवल की थी। इस बार उसने अपनी साधना में अपनी शक्ति को E रैंक कॉस्मिक लेवल तक बढ़ाने की योजना बनाई। भविष्य में संपूर्ण ब्रह्मांड और भी अधिक असुरक्षित हो जाएगा। संकट के समय में जीवित रहने के लिए शक्ति और प्रभाव ही आधार थे। हालांकि स्टार क्लस्टर एलायंस के सदस्यों का ध्यान मुख्य रूप से सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता और एजियोर स्टार क्लस्टर सभ्यता की हालिया स्थिति पर केंद्रित था। अभी भी कई निगाहें गु किजू और उसकी ब्लैकस्टोन लीजन पर टिकी हुई थीं। हालांकि गु किजू और ब्लैकस्टोन लीजन पहले की तरह ही थे। शानदार प्रदर्शन के बाद वे फिर से लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ की अवधि में चले गए। ब्लैकस्टोन बेस पर ब्लैकस्टोन लीजन के सभी सदस्य लगन से साधना कर रहे थे। इस बार स्थिति पहले से अलग थी। कल्टीवेटिंग के अलावा ब्लैकस्टोन लीजन के सदस्य और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके कमांडर ने पहले ही सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पित साधना शुरू कर दी थी। गु किजू जाहिर तौर पर अपनी साधना को इतनी जल्दी समाप्त नहीं करेगा ताकि वह दूसरों को परेशानी पैदा करने के लिए बाहर ले जा सके। चूंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए ब्लैकस्टोन लीजन के बाकी सदस्य भी केवल साधना ही कर सकते थे। गु किजू के कार्यों ने आइरिस को, जो छुपकर उस पर नजर रख रही थी, वहां से जाने का विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर दिया। यदि गु किजू ब्लैकस्टोन लीजन का नेतृत्व करते हुए पूरे देश में युद्ध लड़ती रहती तो वह निश्चित रूप से वहां रुककर स्थिति का अवलोकन कर सकती थी। लेकिन अब चूंकि गु किजू ब्लैकस्टोन लीजन के सदस्यों के साथ ब्लैकस्टोन बेस में रहकर साधना और सुधार कर रही थी, इसलिए उसे वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गु किजू और ब्लैकस्टोन लीजन को देखना आइरिस के लिए खेती का कोई महत्व नहीं था। हुआनलान तारामंडल में आशा तारा, होप स्टार, हुआनलान तारामंडल के भीतर स्थित एक अपेक्षाकृत दूरस्थ ग्रह था। ये ग्रह अपने तारे से काफ़ी दूर था, इसलिए इसका तापमान बेहद कम था। ऐसे ग्रह पर जीवन का पनपना मुश्किल था, और वास्तव में इस ग्रह पर कोई भी प्राकृतिक जीवन प्रकट नहीं हुआ था। हालांकि हुआनलान तारामंडल से शरणार्थी इस ग्रह की ओर एकत्रित हो रहे थे। इन सभ्यता के अवशेषों के नेता का नाम झाओ मेंगफेई था। झाओ मेंगफेई शुरू में हुआनलान स्टार सिस्टम में एक नियमित लड़ाकू इकाई के कमांडर मात्र थे। जब क्लेन लोग विभिन्न स्थानों से प्रकट हुए और हुआनलान तारामंडल के प्राणियों को लूटना और उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया, हुआनलान तारामंडल के अधिकांश प्राणी और अधिकांश उत्कृष्ट सेनापति युद्ध में मारे गए। केवल झाओ मेंगफेई ही अपेक्षाकृत भाग्यशाली थी। संकट के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए भागने में सफलता प्राप्त की। वे एक निर्जीव ग्रह पर पहुंचे और उसका नाम होप स्टार रखा। झाओ मेंगफेई के नेतृत्व में उन्होंने ग्रह में बदलाव किए।
समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक जीवित बचे लोगों को बचाया गया और इस स्थान पर लाया गया। क्योंकि जीवित बचे लोगों की संख्या काफ़ी अधिक थी, इसलिए उन्होंने होप स्टार के बगल में स्थित एक अन्य ग्रह को तुरंत संशोधित कर दिया। इस ग्रह का नाम सर्वाइवर स्टार रखा गया। होप स्टार अपने मूल तारे से बहुत दूर था, जिसके परिणामस्वरूप दिन और रात के तापमान में भारी अंतर था और ग्रह का तापमान अत्यधिक ठंडा था। सर्वाइवर स्टार में स्थिति थोड़ी बेहतर थी। ये ग्रह अपने तारे के करीब और अधिक गर्म था, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में ज्वालामुखी मौजूद थे। अगर उनके पास दूसरे विकल्प होते तो शायद ज़्यादातर लोग ऐसे माहौल में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। अगर वे इस ग्रह पर नहीं रहते तो उनके पास बसने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं होती। उनकी शेष तकनीक किसी ग्रह को केवल एक निश्चित सीमा तक ही संशोधित कर सकती थी। हालांकि सर्वाइवर स्टार में कई ज्वालामुखी थे और रहने का वातावरण बेहद कठिन था। हालांकि कुछ समय तक संशोधन के बाद यह मुश्किल से ही रहने योग्य रह गया था। हुआनलान तारामंडल के अवशेष सर्वाइवर स्टार और होप स्टार पर तेजी से एकत्रित हो रहे थे। उनकी संख्या बढ़ रही थी, फिर भी उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जिस तारामंडल क्षेत्र में वे थे वहां संसाधनों की भारी कमी थी, जिससे वह सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए एक अनुपयुक्त स्थान बन गया था। यदि वे अधिक संसाधन प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए तो उनकी सभ्यता हमेशा के लिए इस ग्रह पर फंसी रह सकती है। वर्तमान में हुआनलान तारामंडल की विरासत का उपयोग करते हुए वे अभी भी अंतरतारकीय यात्रा में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन अगर वे केवल अपने मौजूदा संसाधनों का ही उपभोग करते रहे तो अंततः वे ग्रह छोड़ने की क्षमता भी खो सकते हैं। हुआनलान तारामंडल के बचे हुए हिस्से जैसे ही चिंता से भर उठे, उन्हें एक और भी भयावह चीज का सामना करना पड़ा। एक अंतरिक्ष यान सचमुच होप स्टार पर उतरा। हुआनलान तारामंडल के बचे हुए गुट के नेता झाओ मेंगफेई तुरंत जांच करने के लिए रवाना हुए। झाओ मेंगफेई के प्रकट होने के बाद अंतरिक्ष यान के सामने एक होलोग्राफिक छवि भी प्रकट हुई। ये होलोग्राफिक छवि तियानली की थी। उन्होंने पहले यह अनुमान लगाया था कि एजियोर स्टार क्लस्टर सभ्यता के बचे हुए लोग अभी भी मौजूद होंगे। इसके बाद उन्होंने हुआनलान तारामंडल में कई अंतरिक्ष यान भेजे। अब ये साबित हो गया कि उनका निर्णय सही था। इस स्थान पर वास्तव में हुआनलान तारामंडल के कई अवशेष मौजूद थे। तियानली के प्रकट होने के तुरंत बाद उन्होंने दोस्ताना लहजे में कहा, नमस्कार, मैं अनंत साम्राज्य का एक अधिकारी हूँ जो वर्मिलियन बर्थ स्टार क्लस्टर के अधीन है और स्टार क्लस्टर गठबंधन का सदस्य है। मेरा नाम तियानली है। क्या मैं आपके प्रभारी व्यक्ति से बात कर सकता हूँ? तियानली बेहद उत्साहित थी। जब गुकिज्यू अपनी साधना पूरी कर लेगा तो वह गुकिज्यू को एक शानदार उपहार दे सकता है। झाओ मेंगफेई कुछ सावधानी बरतते हुए तियानली के सामने आई और पूछा, आप हमसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? तियानली जानता था कि झाओ मेंगफेई और अन्य लोग उससे बहुत सावधान रहते थे, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा, अनंत साम्राज्य हुआनलान तारामंडल में एक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। हम आपको जीवित रहने के लिए सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही हमें उम्मीद है कि आप क्लेन लोगों से लड़ने में हमारा साथ देंगे। झाओ मेंगफेई एक समझदार व्यक्ति थी। उन्हें पहले से ही इस बात का सामान्य अंदाजा था कि अनंत साम्राज्य क्या करने का इरादा रखता है। अनंत साम्राज्य नामक ये शक्ति स्पष्ट रूप से एक जुआरी थी। जहां अन्य लोग हुआनलान तारामंडल से दूर रह रहे थे, वहीं उन्होंने इसमें दांव लगाने और निवेश करने का विकल्प चुना। हुआनलान तारामंडल के अवशेषों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। चूंकि अनंत साम्राज्य ने उन्हें ढूंढ निकाला था, इसलिए उनके पास सहयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झाओ मेंगफेई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हमें हुआनलान तारामंडल की स्थिति की पूरी जानकारी है। हम अनंत साम्राज्य को खुफिया जानकारी, लड़ाकू कर्मी और उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं। अनंत साम्राज्य हमारे लिए क्या कर सकता है? उसने उनके सौदेबाजी के दांव पेंच सामने रख दिए और साथ ही वह ये देखना चाहती थी कि अनंत साम्राज्य में किस तरह की ईमानदारी है। तियानली एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनका मानना था कि हुआनलान तारामंडल में निश्चित रूप से और भी जीवित बचे लोग होंगे। इसलिए भले ही इसका मतलब 1000 सोने के सिक्कों में मरे हुए घोड़े की हड्डियां खरीदना हो, उसे पर्याप्त ईमानदारी प्रदर्शित करनी ही थी। तियानली ने तुरंत जवाब दिया, हम आपको 3 क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर सकते हैं, सामग्री, ऊर्जा और युद्धक बल। हम आपकी वर्तमान में आवश्यक सामग्री और ऊर्जा को यथासंभव अधिकतम सीमा तक उपलब्ध करा सकते हैं। कुछ ही समय में अनंत साम्राज्य की युद्धक सेनाएं आपके रहने के वातावरण को काफ़ी सुरक्षित बना देंगी। ये सहयोग आसानी से प्राप्त हो गया। झाओ मेंगफेई और अन्य लोगों के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और गुकिजुए और अनंत साम्राज्य को भी खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए हुआनलान स्टार क्लस्टर के मूल निवासियों की आवश्यकता थी। इसलिए जब गुकिजू अभी भी साधना कर रही थी, तब तक तियानली ने इस मामले को काफ़ी हद तक सुलझा लिया था। जब तियानली अपनी साधना पूरी कर लेगा तो वह सीधे परिणाम सौंप सकेगा। गुकिजू को यह नहीं पता था कि तियानली इतना सक्षम है। इस दौरान वह लगन से साधना कर रहे थे।
जब तक संसाधन पर्याप्त थे, उनकी पदोन्नति में कोई बड़ी बाधा या अड़चन नहीं आई। बहुत सारे संसाधनों और समय का उपभोग करने के बाद गोकिजू ने एक ही बार में अपनी शक्ति को ई रैंक कॉस्मिक लेवल तक बढ़ा दिया। इस सुधार में उन्हें द्वितीय श्रेणी के मानद अर्ल बनने के लिए प्राप्त पुरस्कार का लगभग 5वां हिस्सा खर्च हो गया। हालांकि इसमें बहुत सारे संसाधनों का उपयोग हुआ, लेकिन ये सब इसके लायक था। इसके अलावा उन्हें संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि शक्ति की कमी से डरना चाहिए। एक बार शक्ति में सुधार हो जाने पर अधिक संसाधन प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। अपनी व्यक्तिगत शक्ति को ई रैंक कॉस्मिक लेवल तक बढ़ाने के बाद गोकिजू ने साधना का ये सत्र समाप्त किया। साधना समाप्त करते ही उसने तियानली द्वारा साधना सत्र के दौरान भेजा गया ईमेल देखा। ईमेल को सरसरी तौर पर पढ़ने के बाद गोकिजू तुरंत ही बहुत खुश हो गई। अपनी साधना के दौरान गोकिजुए ने वास्तव में एज्योर स्टार क्लस्टर सभ्यता के बचे हुए लोगों को खोज निकाला था। ये लोग एज्योर स्टार क्लस्टर सभ्यता को किसी और से बेहतर समझते थे। इसके अलावा वे अनंत साम्राज्य की उत्पादक और युद्धक शक्तियां बन सकते हैं। अंततः अनंत साम्राज्य की नींव सम्राट तारा और शेनहुआंग महाद्वीप में ही रखी गई थी। हालांकि सम्राट तारा और शेनहुआंग महाद्वीप को मिलाकर भी बहुत अधिक लोग नहीं थे। हुआनलान तारामंडल में अनंत साम्राज्य के विकास के लिए जनसंख्या का मुद्दा निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या थी। यदि वे हुआनलान तारामंडल के बचे हुए लोगों को ढूंढ सकें और उनके साथ सहयोग कर सकें, तो जनसंख्या की समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है। यह एकमात्र अच्छी खबर नहीं थी। जैसा कि तियानली ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, क्लेन लोगों ने वास्तव में हुआनलान तारामंडल को पूरी तरह से साफ कर दिया था और वहां से चले गए थे। उन्होंने पहले ही हुआनलान तारामंडल का उपयोग आसपास की तारामंडल स्तर की सभ्यताओं पर हमला जारी रखने के लिए एक आधार के रूप में किया था। इसका मतलब यह था कि गोकिजू अब एक अनंत सेना का गठन कर हुआनलान तारामंडल की ओर बढ़ सकती थी। गोकिजू ने कुछ देर सोचा और वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर और स्टार क्लस्टर एलायंस को यह आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी की। यह संभव था कि स्टार क्लस्टर एलायंस को क्लेन पीपुल्स की सीमाओं के पीछे किसी को नुकसान पहुंचाते हुए देखकर बहुत खुशी होगी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हॉल सेलिसब्री को गोकिजू का आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन देखने वालों में महिला राष्ट्राध्यक्ष के अलावा 5 उपराष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। समूह के हाव भाव बहुत सुखद नहीं थे। आखिरकार वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का गृह क्षेत्र क्लेन लोगों के खिलाफ युद्ध का मैदान था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की एक प्रतिभाशाली योद्धा होने के नाते गोकिजू वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में लड़ने के लिए क्यों नहीं रुकी, बल्कि इसके बजाय हुआनलान स्टार क्लस्टर के खंडहरों की ओर भाग गई। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की उपराष्ट्राध्यक्षों में से एक नीगॉक्सिया ने गुस्से से कहा, ये गद्दार, इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नीगॉक्सिया इस समय क्रोध की आग में जल रही थी। वह पूरी तरह से भड़क उठी थी। उनके विचार में गोकिजू की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के समर्थन और साधना के कारण है। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के बिना गोकिजू अभी भी शेनहुआंग महाद्वीप पर एक स्थानीय तानाशाह होता। वह आज जो कुछ भी हासिल कर पाया है, वह कैसे कर पाता? हालांकि सभी उच्च पदस्थ अधिकारी नीगॉक्सिया की तरह नहीं सोचते थे। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर द्वारा गोकिजू को दी गई सहायता और गोकिजू द्वारा वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को किए गए ऋण के संबंध में ये कहना मुश्किल था कि कौन किसका ऋणी था। इसके अलावा गोकिजू ने केवल योजना का प्रस्ताव रखा था। उसने सीधे लोगों को लेकर हुआनलान तारामंडल में भागने की कोशिश नहीं की थी। चूंकि ऐसी स्थिति थी, इसलिए सब कुछ अभी भी बातचीत के दायरे में था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद हान सेन ने कहा, मुझे विश्वास है कि हम इसे मंजूरी दे सकते हैं और यहाँ तक कि शर्त भी लगा सकते हैं। यदि क्लेन लोग अचानक हमला करके हुआनलान तारामंडल को नष्ट कर सकते हैं, तो वे वर्मिलियन बर्ड तारामंडल को भी नष्ट कर सकते हैं। यद्यपि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के युद्ध क्षेत्र में स्टार क्लस्टर एलायंस की संयुक्त सेनाएं मौजूद हैं, फिर भी क्लेन लोगों के लिए इसे हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन कौन जानता है कि क्या संयुक्त बल हमेशा वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। ऐसे समय में वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए कुछ वैकल्पिक विकल्प छोड़ना और चिंगारी को संरक्षित करना आवश्यक है। रुकते हुए वाइस प्रीमियर हैनसेन ने जारी रखा, मेरी राय में अब हमें जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि हम इस बैकअप विकल्प को कितना महत्व देते हैं। क्या हमें कमांडर गोकिजू के हुआनलान तारामंडल में विकास का समर्थन करते हुए एक बड़ा दांव लगाना चाहिए, साथ ही कमांडर गोकिजू और उनकी सेना को मजबूती से नियंत्रित करने का एक तरीका खोजना चाहिए, या फिर हमें एक अनौपचारिक कदम उठाना चाहिए, केवल सामान्य समर्थन प्रदान करना चाहिए और कमांडर गोकिजू को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना चाहिए। सेलिसब्री और वहां मौजूद अन्य सभी लोग वास्तव में दूरदर्शी व्यक्ति थे। हान सेन के बोलने से पहले ही वे स्थिति के कुछ पहलुओं पर विचार कर चुके थे। हान सेन द्वारा मामले को स्पष्ट करने के बाद नीगॉक्सिया सहित सभी लोग तर्कसंगत रूप से सोचने लगे। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए यह मामला 50-50 का था।
यदि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर वास्तव में भविष्य में टिक नहीं पाता और उसे कहीं और स्थानांतरित होने की आवश्यकता पड़ती है, और अगर गुकिज्यू का वहां अच्छा विकास हुआ, तो वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लोगों के पास निश्चित रूप से जीवित रहने का एक अतिरिक्त रास्ता होगा। यदि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी और शक्तिशाली व्यक्ति हुआनलान स्टार क्लस्टर में चले जाएं, तो वे वहां सभ्यता का पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का युद्ध क्षेत्र क्लेन लोगों को रोक पाए या उन्हें खदेड़ भी दे? तब वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर द्वारा हुआनलान स्टार क्लस्टर में किया गया निवेश अपने मूल्य का एक बड़ा हिस्सा खो देगा। जब बाकी लोग सोच विचार कर रहे थे, तभी वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के राष्ट्राध्यक्ष सेलिसब्री ने एक फैसला ले लिया। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर इस तरह के अभियानों के लिए सीमित सहायता प्रदान कर सकता है। कोई भी कमांडर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इस प्रकार के सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए थोड़ी संख्या में लड़ाकू सैनिकों और आपूर्ति को ले जा सकता है। भविष्य में चाहे जो भी घटनाक्रम हो, हम कमांडर गुकिज्यू और इस प्रकार के अभियानों के लिए आवेदन करने वाले अन्य कमांडरों के साथ गठबंधन संबंध बनाए रख सकते हैं। राज्य प्रमुख सेलिसब्री अत्यंत सक्षम थे। चूंकि गुकिज्यू के मन में पहले से ही यह विचार था, इसलिए भले ही वे असहमत हों, गुकिज्यू एक दिन भाग सकती है। गुकिज्यू को भागने से रोकने का केवल एक ही तरीका था, और वह था उसे मार डालना। लेकिन गुकिज्यू को मारने से वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को कोई लाभ नहीं होगा। राज्य प्रमुख सेलिसब्री का दृष्टिकोण कम निवेश से बड़ा लाभ प्राप्त करना था, जिसके लिए उन्होंने हर जगह व्यवस्थाएं स्थापित की। किसी भी सूरत में वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर आने वाले लंबे समय तक युद्ध के दलदल से बाहर निकलने और अधिक विकास हासिल करने में असमर्थ रहेगा। चूंकि ऐसी स्थिति थी, इसलिए गुकिज्यू जैसे सक्षम कमांडरों को कुछ काम करने के लिए भेजना बेहतर था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर गुकिज्यू और अन्य लोगों को कुछ हद तक सहायता प्रदान कर सकता है। यदि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर भविष्य में टिक नहीं पाता है, तो उनके पास कई वैकल्पिक विकल्प होंगे। इसके विपरीत, यदि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर युद्ध में बच जाता है, तो उसे कई विकासशील सहयोगी प्राप्त होंगे। स्टार क्लस्टर एलायंस और क्लेन पीपल के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद बुरी तरह कमजोर हो चुकी स्टार क्लस्टर लेवल सभ्यताओं को निश्चित रूप से अपने राज्य में मिला लिया जाएगा। स्टार क्लस्टर एलायंस के सदस्यों के बीच युद्ध छिड़ने की प्रबल संभावना है। भविष्य के रुझानों की परवाह किए बिना वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए हर जगह अधिक सहयोगी होना हमेशा फायदेमंद होता है। बेशक, ये तथाकथित सहयोगी भी वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के कठपुतली बन सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर उनका विकास वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का विवाह वस्त्र लाभ बन पाएगा या नहीं, यह उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की नींव और क्षमताओं को देखते हुए ये स्पष्ट है कि जीत के अधिकांश फल अंत में वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर द्वारा ही लूट लिए जाएंगे। ये गुकिज्यू और अन्य लोगों के प्रति अत्यंत क्रूरता है, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। सत्ता का खेल बस यही है। उन्हें या तो ईमानदारी से वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के भीतर विकास करना होगा और ऐसे खतरनाक खेलों से बचना होगा, या फिर उनमें इतना आत्मविश्वास और क्षमता होनी चाहिए कि वे ये सुनिश्चित कर सकें कि जब वे बाहर विकास और निर्माण कर रहे हों, तो वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर द्वारा उनमें घुसपैठ या उन्हें कमजोर न किया जाए। ठीक उसी तरह जैसे गुकिज्यू द्वारा गठित की जाने वाली अनंत सेना, यदि सेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों में वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के गुप्त एजेंट शामिल हों, या फिर यदि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लोग लीजन के भीतर कुछ महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हों, फिर भले ही गुकिज्यू इस सेना की कमान संभाले और नेतृत्व करे, फिर भी वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का इस पर जबरदस्त प्रभाव रहेगा। यदि किसी लीजन में सत्ता हस्तांतरण की प्रथा भी हो, फिर सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या लीजन का अधिकार वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लोगों को सौंप दिया जाएगा? ये मामले एक बहुत लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा हैं, और वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए ऐसी व्यवस्था स्पष्ट रूप से त्रुटिहीन है। 6 फलकों वाले पासे में 6 चेहरे होते हैं, नैतिकता और धूर्तता उनमें से केवल 2 हैं। गुकिज्यू अधिक विकास हासिल करने के लिए हुआनलान तारामंडल में जाना चाहती थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च पदस्थ अधिकारी उन्हें और समान महत्वाकांक्षाओं वाले अन्य लोगों को इस प्रकार के विकास के अवसर देने के लिए तैयार थे। हालांकि यह एक विवादास्पद मुद्दा था कि क्या उनके द्वारा बाहरी रूप से विकसित की गई शक्तियां अंततः वास्तव में उनकी ही होंगी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च पदस्थ अधिकारियों का प्रस्ताव शीघ्र ही कमांडर गुकिज्यू तक पहुंच गया। कुछ देर सोचने के बाद उसे कुछ बातें समझ में आ गईं। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने कमांडरों के एक हिस्से को बाहरी रूप से विकास करने के लिए सैनिकों की एक छोटी संख्या का नेतृत्व करने की अनुमति दी। इस प्रक्रिया के दौरान वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर उन्हें लगातार सहायता प्रदान करता रहेगा। इसके अलावा वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से मिलने वाली सहायता का स्तर उनके विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न होगा। पहली नज़र में तो ये प्रस्ताव उनके लिए बहुत फायदेमंद प्रतीत हुआ। वास्तविकता में ये प्रस्ताव उनके लिए उतना फायदेमंद नहीं हो सकता है। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च पदस्थ अधिकारी स्पष्ट रूप से एक विशेष प्रकार का निवेश कर रहे थे।
अन्यत्र अड्डे स्थापित करने गए इन कमांडरों में से केवल एक छोटा सा अंश ही अंततः सफल हो पाया। इन बढ़ती हुई सेनाओं के बीच जब तक वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा भी उनके नियंत्रण में रहता था, तब तक वे अपने प्रारंभिक निवेश को ब्याज सहित वसूल कर सकते थे। एक कदम पीछे हटकर देखें, कहीं ऐसा न हो कि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर कभी गिर जाए। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से घनिष्ठ रूप से जुड़े ये बाह्य क्षेत्रीय ठिकाने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के प्राणियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए उनका आवेदन अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उनका और तियानली का विचार था कि केवल उन्हें ही वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से समर्थन प्राप्त हो। अब वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने ऐसा संकल्प लिया था। चाहे वह वर्मिलियन बर्ड तारामंडल हो या अन्य तारामंडल, कई लोग निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे। इस बार भी कमांडर गो किज्यू का अनुमान बिल्कुल सही निकला। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के प्रस्ताव जारी होने के कुछ ही समय बाद स्टार क्लस्टर एलायंस के अन्य सदस्यों को विभिन्न माध्यमों से यह खबर मिली। कुछ समय के लिए विभिन्न तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं ने अपने कुलीन सैनिकों और जनरलों के एक हिस्से का चयन किया और हुआनलान तारा समूह में अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। ये तो बिल्कुल सामान्य बात थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई ऑफिस कर्मचारी काम खत्म होने के बाद ये पता लगाता है कि वह सड़क किनारे नाश्ता बेचने के लिए एक स्टॉल लगा सकता है। उनके व्यवसाय को फलते फूलते देखकर 2-3 दिनों के भीतर ही आसपास के अनगिनत लोग उनका अनुसरण करने लगे। लेकिन अगर वह लिथोग्राफी मशीनें बेच रहा होता तो शायद ही कोई उसका अनुसरण करता। कमांडर गो किज्यू ने मूल रूप से हुआनलान स्टार क्लस्टर पर एकाधिकार करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टार क्लस्टर गठबंधन द्वारा इस तरह से गड़बड़ी करने के कारण उन्हें अपनी अगली चाल पर विचार करना पड़ा। जब वह इन मामलों पर विचार कर रहा था, तभी उसे सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता से एक संचार निमंत्रण प्राप्त हुआ। कमांडर गो किज्यू ने कुछ देर सोचा और फिर स्वीकार कर लिया। बस कुछ ही देर में उसके सामने एक होलोग्राम छवि दिखाई दी। उस व्यक्ति ने काला ट्रेंच कोट पहन रखा था और उसका चेहरा काफी थका हुआ लग रहा था। सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के संचालन विभाग में एक अधिकारी के रूप में वह व्यक्ति काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था। प्रकट होने के बाद इस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। कमांडर गो किज्यू, नमस्ते, मैं हान ताओ हूँ, सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के संचालन विभाग का चौथा विभागाध्यक्ष। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर सभ्यता के विपरीत सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के संचालन विभाग में एक से अधिक विभाग प्रमुख थे। कमांडर गो किज्यू को नहीं पता था कि हान ताओ यहाँ क्यों आया है, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, महामहिम हान ताओ, नमस्कार, मैं गो किज्यू हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने हान ताओ के अपने उद्देश्य को बताने का इंतजार किया। हान ताओ का वास्तव में समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सीधे कहा, सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहती है। हुआनलान तारामंडल के मामले में वर्मिलियन बर्ड तारामंडल स्पष्ट रूप से बहुत उदार नहीं था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च पदस्थ अधिकारी उदार नहीं थे, इसलिए कमांडर गो किज्यू के पास स्वाभाविक रूप से अधिक विकल्प थे। हालांकि कमांडर गो किज्यू अपने पहले की योजना में बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे। आखिरकार, अगर हुआनलान तारामंडल पर स्टार क्लस्टर एलायंस के बड़ी संख्या में लड़ाकू सैनिक दिखाई देते हैं, तो प्लेन लोग निश्चित रूप से इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हालांकि कमांडर गो किज्यू ने सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता में शामिल होने का विचार छोड़ने से पहले इस बारे में केवल संक्षेप में ही सोचा। वह वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के साथ बातचीत कर सकता था। वह स्पष्ट रूप से सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। इसके बाद वह हुआनलान तारामंडल में जाने की कोशिश कर सकता है। यदि वास्तव में विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो वापस लौटने में अभी भी देर नहीं हुई होगी। कमांडर गो किज्यू ने तुरंत कहा, फिलहाल मेरा अन्य सभ्यताओं में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर हान ताओ और अन्य लोग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कमांडर गो किज्यू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। इतना कहकर हान ताओ सीधे वहां से चला गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कमांडर गो किज्यू आज सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता में शामिल हो जाएंगी। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि जब कमांडर गो किज्यू को भविष्य में विकास के लिए अन्य स्थान अनुपयुक्त लगेंगे, तो वे सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के बारे में सोचेंगे। ये कहना जरूरी है कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता अन्य स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यताओं से एक रैंक ऊपर थी। अन्य तारा समूह सभ्यताएं सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता के तुलनीय नहीं थीं। हान ताओ के जाने के बाद कमांडर गो किज्यू को तियानली से एक और संचार अनुरोध प्राप्त हुआ। कमांडर गो किज्यू ने तुरंत संपर्क स्थापित किया और फिर तियानली को देखा। तियानली को जाहिर तौर पर पहले से ही पता था कि स्टार क्लस्टर एलायंस ने क्या किया था, तो उन्होंने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, हम अगली बार हुआनलान तारामंडल की यात्रा कर सकते हैं।
कमांडर गोकिज्यू ने लापरवाही से कहा, यदि तारा समूह गठबंधन हुआनलान तारा समूह में बड़ी संख्या में लड़ाकू सैनिकों को भेजता है, क्लेन लोग निश्चित रूप से हुआनलान तारामंडल में सभी पर हमला करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में हुआनलान तारामंडल में प्रवेश करना शायद बहुत मुश्किल और असुरक्षित होगा। ये सुनकर तियानली ने सिर हिलाया और कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि अल्पकाल में क्लेन लोगों को हुआनलान तारामंडल पर हमला नहीं करना चाहिए। दरअसल ये बहुत संभव है कि क्लेन लोग हुआनलान तारामंडल में रहने वाले लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। क्लाइन लोगों के कार्य मुख्य रूप से संसाधनों के लिए होते हैं। यदि हुआनलान तारामंडल पर हमला करने से कोई लाभ नहीं मिलता है तो सामान्य परिस्थितियों में वे हुआनलान तारामंडल पर हमला नहीं करेंगे। तियानली का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। कुछ बदलाव होने के बावजूद भी उन्होंने हुआनलान तारामंडल में जाने का विकल्प चुना। इस बार कमांडर गोकिज्यू ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उसने कुछ पल सोचने के बाद तियानली की ओर देखा और कहा, हुआनलान तारामंडल के अलावा क्या कोई और बेहतर जगहें हैं? ये सुनकर तियानली ने अपना सिर हिलाया। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, वर्तमान में हुआनलान तारामंडल ही हमारा एकमात्र विकल्प है। या तो अधिक विकास की तलाश में हुआनलान तारामंडल की ओर जाएं, या फिर वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में रहें और बदलावों का इंतजार करें। तियानली ने यहीं बोलना बंद कर दिया। वह केवल सुझाव ही दे सकता था, अंतिम निर्णय कमांडर गोकिज्यू को ही लेना था। कमांडर गोकिज्यू शुरू में हुआनलान तारामंडल में जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन अब हालांकि हुआनलान तारामंडल अभी भी पहली पसंद था, यह एकमात्र विकल्प नहीं रह गया था। इस बारे में सोचने के बाद कमांडर गोकिज्यू ने तुरंत मौके पर जाकर निरीक्षण करने के लिए पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट का उपयोग करके वहां टेलीपोर्ट करने का फैसला किया। कागज पर बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सच ही होता है, सही मायने में समझने के लिए अभ्यास आवश्यक है। हुआनलान तारामंडल में वास्तव में स्थिति कैसी है, यह उसे तभी पता चलेगा जब वह स्वयं जाकर इसे देखेगा। गोकिज्यू ने ऐसा ही सोचा और उसी के अनुसार कार्य किया। टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट की मदद से वह कई जगहों पर आसानी से जा सकता था। ये वस्तु उसे हुआनलान तारामंडल तक पहुंचा सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से न तो हुआनलान तारामंडल में और न ही उसके आसपास के क्षेत्र में स्वर्ण शेर राजा के छिपे हुए खजाने का स्थान मौजूद था। अगर वह हुआनलान तारामंडल में जाता तो वह एक तीर से दो निशाने नहीं लगा पाता। इस बार गोकिज्यू ने हुआनलान तारामंडल की अपनी यात्रा के बारे में किसी को नहीं बताया। स्थान निर्धारण तारा चार्ट के टेलीपोर्टेशन के तहत उसकी आकृति तेजी से हुआनलान तारा समूह के एक कोने में प्रकट हुई। जैसे ही वह वहां प्रकट हुआ, अनंत इंजन ने प्रतिक्रिया दी। सूचना, स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष का पता चला। अनंत इंजन ने गोकिज्यू को पहले ही कई आश्चर्यजनक क्षण प्रदान किए थे, लेकिन इस बार इसने जो सूचना दी वह अभी भी बहुत अतिरंजित थी। अनंत इंजन ने जो पता लगाया वह ब्रह्मांड का अवशेष मात्र था। उसे बस यह नहीं पता था कि स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष से तात्पर्य वर्तमान ब्रह्मांड द्वारा उत्पन्न अवशेष से है या किसी अन्य ब्रह्मांड से बचे हुए अवशेष से। एक परिकल्पना यह है कि मूल ब्रह्मांड 11 आयामी था या शायद 10 आयामी था। इसके बाद ये 10 आयामी ब्रह्मांड टूटकर 4 आयामी ब्रह्मांड और 6 आयामी ब्रह्मांड में तब्दील हो गया। यदि यह परिकल्पना सत्य होती तो वर्तमान 4 आयामी ब्रह्मांड के भीतर जुड़वां 6 आयामी ब्रह्मांड को खोजना संभव हो सकता था। बेशक गोकिज्यू को ठीक से पता नहीं था कि इस बार क्या हो रहा है। ये सूचना बेहद चौंकाने वाली थी और कार्रवाई करने से पहले उसे और अधिक जानकारी की जांच करने की आवश्यकता थी। गोकिज्यू ने अनंत इंजन से पूछा, स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष क्या है? हमें ये सूचित करते हुए खेद है कि डेटाबेस में स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। अनंत इंजन के उत्तर ने गोकिज्यू को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। ये कुछ वैसा ही था जैसे बहुत से लोगों ने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में सुना हो और वे इसे आइंस्टीन से जोड़कर देख पाते हों, लेकिन सापेक्षता के सिद्धांत में वास्तव में क्या निहित था यह उन्हें नहीं पता था। हालांकि अनंत इंजन उस विशेष वस्तु को जिसे उसने खोजा था स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष से जोड़ सकता था। हालांकि अनंत इंजन को यह नहीं पता था कि यह स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष वास्तव में क्या था। क्योंकि कोई उपयोगी सुराग नहीं थे, इसलिए वह जांच के लिए केवल एक यांत्रिक स्वर्ण शेर को ही भेज सकता था। वह मैकेनिकल गोल्डन लान के दृष्टिकोण को साझा कर सकता था। यदि ये तथाकथित स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष अत्यंत खतरनाक निकला तो अंत में उसे केवल एक यांत्रिक स्वर्ण शेर ही खोना पड़ेगा। अपना मन बना लेने के बाद गोकिज्यू अनंत इंजन द्वारा चिन्हित स्थानिक निर्देशांकों की ओर अग्रसर हुआ। उनकी योजना बहुत ही सावधानीपूर्वक थी, लेकिन इस बार एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। उसके आने के बाद अनंत इंजन वास्तव में फिर से बदल गया। स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष का पता चला, संपर्क स्थापित करने का प्रयास जारी है। कनेक्शन सफल रहा, स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष में प्रवेश करने का प्रयास जारी है। बस अगले ही पल गोकिज्यू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, फिर समय, स्थान और सब कुछ मिट गया। उसके चारों ओर असीम अंतहीन अंधकार ही छाया हुआ था।
यहाँ उसकी चेतना तो स्पष्ट थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। काफी देर बाद अंततः अनंत इंजन ने प्रतिक्रिया दी। इंजन का अनंत पुनः आरंभ सफल रहा। डेटा अपडेट हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। गुकिजू ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गई। ये एक स्थानीय ब्रह्मांड अवशेष वास्तव में असाधारण था। इसने सीधे तौर पर उसके अनंत इंजन को पुनः आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार अनंत इंजन को अपडेट करने के लिए आवश्यक डेटा बहुत अधिक था, मूल डेटा से 50 गुना अधिक। इससे गुकिजू अवाक रह गया, क्योंकि वह इस समय अनंत इंजन के अपडेट होने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सौभाग्यवश इन्फिनिट इंजन की अपडेट गति बहुत ही कुशल थी। भारी मात्रा में डेटा होने के बावजूद अपडेट को पूरा करने में केवल 3 दिन लगेंगे। गुकिजू के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। अनंत इंजन डेटा अपडेट पूरा हुआ। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट में आपका स्वागत है। अपग्रेड और अपडेट के बाद इन्फिनिट इंजन स्पष्ट रूप से अधिक बुद्धिमान हो गया था। गुकिजू ने तुरंत पूछा, क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट का क्या मतलब है? क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स की मृत्यु के बाद बचा हुआ एक अंश है। ब्रह्मांड में ऊर्जा सीमित है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ब्रह्मांड ऊष्मा मृत्यु से नष्ट हो जाएगा। क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड एक ऐसा ब्रह्मांड है जो ऊष्मा मृत्यु से मरने के बाद ग्रेट रिप से गुजरा। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, जिस स्थान पर वर्तमान में है वह क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स के कई अवशेषों में से एक है। गुकिजू ने इस बार निश्चित रूप से अपने दृष्टिकोण का दायरा बढ़ाया था। न केवल जीवित प्राणी मरते हैं, बल्कि ब्रह्मांड भी मरता है। इस समय वह एक मृत ब्रह्मांड के शव पर था। गुकिजू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ? क्रिस्टल क्लैन प्रौद्योगिकी के संशोधन के तहत ये क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड अवशेष एक सुरक्षित और स्थिर छोटा स्थान बन गया है। क्रिस्टल कबीला आपका सहयोगी बनने की आशा रखता है और क्रिस्टल कबीले की सभ्यता को पुनर्जीवित करने में आपकी सहायता का अनुरोध करता है। गुकिजू ने पूछा, मैं क्रिस्टल क्लैन सभ्यता को पुनर्जीवित करने में कैसे मदद कर सकती हूँ? हमें ये सूचित करते हुए खेद है कि डेटाबेस में कोई प्रासंगिक डेटा उपलब्ध नहीं है। अनंत इंजन से मिले इस जवाब ने गुकिजू को अवाक कर दिया। अगर अनंत शक्ति भी क्रिस्टल कबीले की सभ्यता को पुनर्जीवित करना नहीं जानती थी, तो वह निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएगा। सौभाग्यवश अनंत इंजन के डेटाबेस को अपडेट कर दिया गया था और पहले जो डेटा गायब था उसका अधिकांश भाग अब पूरा हो गया था। गुकिजू ने तुरंत क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड के संक्षिप्त इतिहास की समीक्षा शुरू कर दी। डेटा का ये खंड बहुत व्यापक था। क्रिस्टल क्लैन सभ्यता प्रारंभ में मांस और रक्त से बने शरीरों से बनी थी और यहाँ तक कि कार्बन आधारित जीव भी थे। हालांकि समय बीतने और प्रौद्योगिकी में प्रगति होने के साथ साथ वे धीरे धीरे यांत्रिक जीव बन गए और फिर बाद में ऊर्जा जीव बन गए। ऊर्जावान जीव बनने के बाद क्रिस्टल कबीले की सभ्यता के प्राणियों ने अमर जीवन प्राप्त कर लिया। उनके वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स की मृत्यु का सटीक समय निर्धारित किया और फिर आत्म बचाव योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। इन आत्म बचाव योजनाओं में अन्य ब्रह्मांडों में प्रवास करना शामिल था। दुर्भाग्यवश हालांकि क्रिस्टल क्लैन के वैज्ञानिकों को पता था कि एक से अधिक ब्रह्मांड मौजूद हैं और उन्होंने अन्य ब्रह्मांडों में प्रवेश करने के तरीके भी खोज लिए थे। हालांकि वे बदकिस्मत थे, क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड के आसपास कोई अन्य ब्रह्मांड मौजूद नहीं था। इसलिए अत्याधुनिक सिद्धांतों और प्रौद्योगिकी के बावजूद उनके नायकों के पास अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर क्रिस्टल क्लैन के वैज्ञानिकों ने एक दूसरी योजना तैयार की। इसका उद्देश्य संरक्षण के लिए क्रिस्टल क्लैन को ऊर्जा जीवन रूपों से डेटा जीवन रूपों में परिवर्तित करना था। क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड के ऊष्मा मृत्यु से नष्ट होने के बाद एक निश्चित समय पर एक महान दरार उत्पन्न होगी। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके कारण क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट्स कई स्थानों पर प्रकट होंगे। क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स के कुछ अवशेषों में क्रिस्टल क्लैन के सदस्यों को डेटा लाइफ फॉर्म के रूप में संग्रहित किया गया था। यदि ब्रह्मांड के ये अवशेष अन्य ब्रह्मांडों में गिर जाएं, तो क्रिस्टल क्लैन पुनर्जीवित हो सकता है। हालांकि ये स्पष्ट था कि विशिष्ट क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट गुकिजू में क्रिस्टल कबीले का कोई सदस्य नहीं मिला। इन योजनाओं के अलावा क्रिस्टल क्लैन सभ्यता की कुछ अपरंपरागत योजनाएं भी थीं। उदाहरण के लिए ईश्वर की रचना करना और उससे ब्रह्मांड की रचना करवाना। दुर्भाग्यवश ये कार्य अत्यंत कठिन था। यद्यपि ईश्वर का गला बोलने से बैठ गया था, फिर भी ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया प्रकाश हो के चरण पर ही अटकी हुई थी। गुकिजू को क्रिस्टल क्लैन का इतिहास कुछ हद तक मनोरंजक और निराशाजनक लगा। हालांकि उसने बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसे इस विशेष स्थान का उद्देश्य नहीं पता था। सौभाग्यवश अनंत इंजन अपग्रेड पूरा होने के बाद वह अब क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। क्रिस्टल कबीले की तकनीक द्वारा संशोधित किए जाने के बाद ये स्थान मूल रूप से सामान्य हो गया था। यहाँ बड़ी संख्या में रोबोट और विभिन्न प्रकार की सामग्रियां देखी जा सकती थीं।
क्रिस्टल क्लैन का भाग्य वाकई बहुत खराब था। अगर उन्होंने कुछ क्रिस्टल क्लैन डेटा लाइफ फॉर्म्स को यहाँ छोड़ दिया होता तो वे सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो जाते। परिणामस्वरूप क्रिस्टल क्लैन पुनर्जीवित नहीं हुआ, बल्कि क्रिस्टल क्लैन द्वारा बनाए गए रोबोट पुनर्जीवित हो गए और उन्होंने क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट का रूपांतरण पूरा कर लिया। जब गुकिज्यू प्रकट हुई तो एक चांदी सफ़ेद रोबोट तेजी से उसके पास पहुंचा। फिर अनंत इंजन ने एक संकेत दिया। एल्डिंगटन आपकी भाषा जानना और आपकी बुनियादी जानकारी समझना चाहता है। क्या आप इसकी अनुमति देते हैं? गुकिज्यू ने एक सरसरी नज़र डाली और फिर सिर हिलाया। उसके सहमत होने के बाद क्रिस्टल क्लैन के इस रोबोट ने तुरंत उसकी भाषा पढ़ ली और उसकी बुनियादी जानकारी समझ ली। एल्डिंगटन कुछ क्षण चुप रहे, फिर अत्यंत सम्मानपूर्वक बोले, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, नमस्कार, मैं एल्डिंगटन हूँ। आपकी वर्तमान पहचान क्रिस्टल क्लैन के मित्र के रूप में है। क्रिस्टल क्लैन के जीवन के प्रकट होने से पहले इस क्रिस्टल क्लैन क्षेत्र पर आपका पूर्ण नियंत्रण है। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्या आपको हमसे कुछ करवाने की आवश्यकता है? गुकिज्यू को इस बार भी कोई अच्छा सौदा मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्रिस्टल क्लैन के अस्तित्व में आने से पहले वह इस स्थान का प्रभारी था। इस अजीब प्रतिबंध के कारण उसने क्रिस्टल क्लैन में जीवन की तलाश करने की इच्छा ही छोड़ दी। बेशक क्रिस्टल कबीले की बुद्धिमत्ता को देखते हुए वे निश्चित रूप से ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। उन्हें बाद में निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि क्रिस्टल कबीले को ढूंढना और उनके साथ सहयोग करना अधिक और व्यापक लाभ लाएगा। लेकिन ये तो भविष्य की बातें थीं। फिलहाल गुकिज्यू ये जानना चाहता था कि यह जगह उसके लिए क्या कर सकती है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, एल्डिंगटन, मुझे संक्षेप में इस जगह के बारे में बताइए। एल्डिंगटन ने सिर हिलाया और फिर कहा, कोई बात नहीं महामहिम, लेकिन सबसे पहले मुझे बाहरी दुनिया से जानकारी पढ़नी होगी ताकि मैं बाहरी दुनिया की शब्दावली का उपयोग करके इसे आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। संक्षेप में एल्डिंगटन को बाहरी ज्ञान की आवश्यकता थी और फिर उसे गुकिज्यू को ऐसी भाषा में समझाना था जिसे वह समझ सके। ये सुनकर गुकिज्यू ने सिर हिलाया। फिर अनंत इंजन ने एल्डिंगटन को एक डेटा पैकेट भेजा। एल्डिंगटन ने इस डेटा पैकेट में मौजूद सभी डेटा को शीघ्रता से संसाधित किया। फिर उसने गुकिज्यू से कहा, महामहिम, ये स्थान एक सुपरस्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यता के क्षेत्र के बराबर है। हालांकि ऊर्जा की अत्यधिक कमी के कारण हमारे कई तकनीकी उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हमारे लड़ाकू रोबोटों को भी जागृत नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में एल्डिंगटन ने गुकिज्यू को काफ़ी सारी जानकारी दी। संक्षेप में कहें तो ये दो शब्द थे, ऊर्जा। कई बार जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो संबंधित पक्ष कहते हैं ये पैसे के बारे में नहीं है। असल में ये सब पैसे के बारे में है। एल्डिंगटन का तरीका कहीं अधिक स्पष्ट था। इसने गुकिज्यू को बहुत स्पष्ट रूप से बताया, क्रिस्टल क्लैन के इस क्षेत्र में कई उच्च स्तरीय, भव्य और शानदार चीजें हैं, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा के बिना सब कुछ बेकार है। ये बिना अनलॉक पासवर्ड वाले एप्पल लैपटॉप की तरह है, बस एक ईंट जैसा। एल्डिंगटन को ऊर्जा की आवश्यकता थी और गुकिज्यू स्वाभाविक रूप से उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए तैयार थी। लेकिन समस्या ये थी कि एल्डिंगटन और उसके जैसे अन्य संयंत्रों को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी वह बहुत अधिक थी। उनकी थोड़ी बहुत बचत एल्डिंगटन और उसके जैसे अन्य स्थानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं थी। इससे उसके मन में क्लेन जनजाति के सभी लोगों, सिल्वर फ्लेम सुपर स्टार क्लस्टर सभ्यता और स्टार क्लस्टर गठबंधन के सभी सदस्यों को लूटने की इच्छा जागृत हुई। जब तक पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध थी, क्रिस्टल क्लैन का ये क्षेत्र तुरंत एक शीर्ष स्तरीय सुपर स्टार क्लस्टर शक्ति में बदल सकता था। गुकिज्यू ने शुरू में सोचा था कि उसने बहुत धन कमा लिया है और एक बार फिर भारी मुनाफा कमाएगा। इस जगह की वास्तविक स्थिति को समझने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जमींदार के पास भी अतिरिक्त अनाज नहीं था। इस स्थान पर ऊर्जा की अत्यधिक कमी थी। काफ़ी सोच विचार के बाद गुकिज्यू ने एल्डिंगटन की ओर देखा और कहा, मेरे पास आपको ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। क्या आपके पास कोई उपाय है? एल्डिंगटन ने तुरंत अपना सिर हिलाया, महामहिम, मैं एक हाउसकीपर रोबोट हूँ। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं रणनीतिक रोबोट को जगाता हूँ। इतना कहकर एल्डिंगटन उस इलाके से चला गया। उसके जाते ही गुकिज्यू स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चली गई। फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे हंसाया और रुलाया। एल्डिंगटन एक धातु के केबिन में आया और बैठ गया। फिर उसका ऊर्जा केंद्र उसके शरीर से निकलकर उसी धातु के केबिन के भीतर स्थित एक अन्य रोबोट के शरीर में चला गया। वह सुप्त रोबोट तुरंत जागृत हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि एल्डिंगटन ने पिछले डेटा की एक प्रति इस रोबोट को दी थी। जागने के बाद ये रोबोट सीधे गुकिज्यू की ओर बढ़ा और प्रणाम किया। क्रिस्टल कबीले के मित्र, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष गुकिज्यू, नमस्कार। मैं एक रणनीतिक यांत्रिक जीव हूँ, मेरा नाम ईव है। यदि महामहिम हमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं तो महामहिम ऊर्जा के बदले में कुछ वस्तुएं ले सकते हैं। ईव ने अनंत इंजन को वस्तुओं की एक सूची भेजते हुए कहा। गुकिज्यू ने तुरंत देखा कि इस आइटम सूची में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में हथियार शामिल थे। ये हथियार एफटीए से लेकर एसएसआर टिया तक के थे।
हालांकि इन सभी हथियारों में ऊर्जा कोर की कमी थी। इन हथियारों को खरीदने के बाद व्यक्ति को अपने ऊर्जा कोर को स्वयं कॉन्फ़िगर करना होगा। गुकिजू ने गौर से देखा और फिर पूरी तरह से पुष्टि कर दी। ये सभी हथियार उत्कृष्ट कृतियों में से भी उत्कृष्ट थे। क्रिस्टल क्लैन ने वास्तव में क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड के एकमात्र अधिपति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सार्थक किया। उन्होंने जो चीजें बनाई और निर्मित की वे वास्तव में असाधारण थीं। गुकिजू ने इन वस्तुओं को अपने पास रखने की योजना बनाई थी। हालांकि क्रिस्टल क्लैन क्षेत्र की ऊर्जा समस्या का समाधान भी आवश्यक था। इस समस्या को हल करने का कोई न कोई तरीका तो था ही नहीं। गुकिजुए ने तुरंत ईव से कहा, मैं तुम्हें कुछ ऊर्जा पत्थर और सामग्री प्रदान करूंगी। क्या तुम उनसे संबंधित वस्तुएं बना सकती हो? ईव ने तुरंत सिर हिलाया, हम सबसे ऊर्जा कुशल योजना के साथ संबंधित वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। अपने बाद के चरणों में क्रिस्टल कबीले को एक बहुत ही गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए उनकी ऊर्जा प्रौद्योगिकी अत्यंत उन्नत थी। गुकिजू ने तुरंत अनंत इंजन के स्थानिक भंडार से सामग्री और ऊर्जा पत्थरों का 10वां हिस्सा निकाल लिया। क्रिस्टल क्लैन के इन यांत्रिक जीवों की दुर्दशा वास्तव में बहुत कठिन थी। ईव और एल्डिंगटन के स्तर के यांत्रिक जीव जंतुओं को तो एक ही ऊर्जा केंद्र को साझा करने की भी आवश्यकता होती थी। जब ईव ने ऊर्जा पत्थरों की भारी मात्रा देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर वह एक मानवीय सुंदरता होती तो उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति चमकती आंखों की होती। ईव ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, महामहिम, क्या मैं पहले अपने सहयोगियों के लिए ऊर्जा केंद्र बना सकती हूँ? गुकिजू ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सामग्रियां और ऊर्जा एक स्वागत योग्य उपहार हैं, बेझिझक इनका उपयोग करें। गुकिजू ने इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। उसने फूल लगाने की कोशिश की लेकिन वे खिले नहीं। फिर भी विलो की एक शाखा बेतरतीब ढंग से बढ़कर छाया प्रदान करने लगी। उन्होंने लंबे समय से हुआनलान तारामंडल के मामले की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी और तियानली ने भी इस पर काफी विचार विमर्श किया था। हालांकि जब उन्होंने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च अधिकारियों के समक्ष यह मामला उठाया तो उन्होंने उन्हें धोखा दिया। असल में वह अकेले हुआनलान तारामंडल में जाना चाहता था और सारे फायदे खुद उठाना चाहता था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर ने बस अपने हाथ हिलाए और कई लोगों को इस बंजर भूमि पर उसके साथ केक बांटने के लिए भेज दिया। अन्य तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं ने भी ऐसा ही किया और कुछ कमांडरों और लड़ाकू सैनिकों को इस स्थान पर भेजा। अब जबकि मामला इतना आगे बढ़ चुका था, गुकिजू किसी हद तक बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च अधिकारी इस मामले में बेहद धूर्त और वास्तव में अनैतिक थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हुआनलान तारामंडल के पास एक वैकल्पिक आयाम के भीतर क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड का अवशेष मौजूद होगा, क्योंकि वर्तमान में ब्रह्मांड में क्रिस्टल क्लैन के कोई भी जीव मौजूद नहीं हैं। क्रिस्टल क्लैन सभ्यता के मित्र होने के नाते क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड के अवशेष पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। गुकिजू ने ईव और ओल्डिंगटन को कुछ ऊर्जा पत्थर और सामग्री प्रदान करने के बाद ईव और ओल्डिंगटन ने और भी कई यांत्रिक जीवन रूपों को पुनर्जीवित किया। इस क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट के भीतर अधिकाधिक कार्यों को क्रमिक रूप से सक्रिय किया गया। बेशक गुकिजू द्वारा वर्तमान में प्रदान की जा रही ऊर्जा अभी भी बहुत कम थी। ईव और ओल्डिंगटन इन ऊर्जा पत्थरों से जिन सामग्रियों का उत्पादन कर सकते थे वे अत्यंत सीमित थीं। जब ईव और ओल्डिंगटन हर जगह व्यस्त थे तब गुकिजू ने भी क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट के बारे में कुछ हद तक समझ हासिल कर ली। इस समय वह अनंत साम्राज्य के सभी लोगों को अपने साथ लाना चाहता था। इन्फिनिट लेजियन दूसरों को धोखा देने के लिए हुआनलान तारामंडल पर एक अड्डा बनाएगा। अनंत साम्राज्य अपनी वास्तविक प्रत्यक्ष वंशावली के साथ क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड के अवशेष के भीतर विकसित हो सकता है। क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट का मामला भी गुप्त रखा जाना चाहिए। बाह्य रूप से वह बस इतना ही कहता था कि यह एक स्थिर वैकल्पिक आयाम है। एक तारा समूह स्तर की सभ्यता की तकनीक एक तैयार, अपेक्षाकृत स्थिर वैकल्पिक आयाम को खोज सकती है या यहाँ तक कि स्वयं ही उसका निर्माण कर सकती है। अगर वह किसी वैकल्पिक आयाम को खोजने का दावा करता है तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी को परवाह नहीं होती या कोई पूछता नहीं तो उसे सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। गुकिजू ने कुछ देर तक गंभीरता से विचार किया और फिर अपना मन बना लिया। आउटपोस्ट स्टार, एम्परा स्टार और शेनहुआंग महाद्वीप। इसके बाद उसे उन सभी को क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट में स्थानांतरित करने का एक तरीका खोजना था। क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता थी। अब तक एकमात्र कुंजी उसके पास मौजूद अनंत ऊर्जा का इंजन ही था। ये बात पता चलने के बाद गुकिजू ने ईव और ओल्डिंगटन को बुलाया। ईव और ओल्डिंगटन को नहीं पता था कि गुकिजू को क्या निर्देश मिले थे। वहां पहुंचने के बाद दोनों ने आदरपूर्वक गुकिजू के आदेश की प्रतीक्षा की। गुकिजू ने जरा भी समय बर्बाद किए बिना शांत भाव से कहा, क्या आप क्रिस्टल क्लैन से संबंधित सभी चीजों को एक कोर जोन में केंद्रित कर सकते हैं? भविष्य में क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट को आउटर रिंग, इनर रिंग और कोर जोन में विभाजित किया जाएगा।
क्रिस्टल क्लैन से संबंधित सब कुछ कोर जोन में स्थित होगा और साथ ही हमें इस खबर को भी दबा देना चाहिए कि यह क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड का अवशेष है। मैं अपनी सेनाओं को विकास और निर्माण के लिए क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट में स्थानांतरित करूंगा। गु किज्यू के बोलने के बाद ईव ने कहा, कोई बात नहीं महामहिम राष्ट्राध्यक्ष। हालांकि इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता होगी। अगर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पत्थर उपलब्ध हों तो हमें इसे पूरा करने में लगभग 7 दिन लगेंगे। अब गु किज्यू के पास इस क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट पर सर्वोच्च नियंत्रण था। स्वाभाविक रूप से उसे इसे पूरा करने में कोई समस्या नहीं थी। गु किज्यू क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट में निवेश करने के लिए भी बहुत इच्छुक थी। अपने हाथ के एक बड़े इशारे से उसने अपने पास मौजूद ऊर्जा पत्थरों का 5वां हिस्सा निकाल लिया। इतनी अधिक ऊर्जा पत्थरों की उपस्थिति में इस क्षेत्र में मौजूद यांत्रिक जीव सफलतापूर्वक स्थानांतरण पूरा कर सके। एक समय था जब सम्राट तारा, शेनहुआंग महाद्वीप और चौकी तारा सभी को इस अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था। ईव और ओल्डिंगटन क्रिस्टल क्लैन के मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के उत्पादन का नेतृत्व करेंगे। अनंत साम्राज्य के लोग बिक्री और अन्य सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे। जहां तक उसकी बात है, वह इस बंजर भूमि में अपनी खुद की सशस्त्र सेना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। क्रिस्टल क्लैन ब्रह्मांड के विनाश ने गु किज्यू में एक तात्कालिकता की भावना पैदा कर दी। इसका उद्देश्य वर्तमान ब्रह्मांड के महान एकीकरण को शीघ्रता से पूरा करना था। फिर सभी लोग अपनी बुद्धिमत्ता को एकत्रित करेंगे और इस बात का गहन अध्ययन करेंगे कि वर्तमान ब्रह्मांड को ऊष्मा मृत्यु से कैसे बचाया जाए या ब्रह्मांड के जीवनकाल को कैसे बढ़ाया जाए। एक बात तो निश्चित थी, यू नाम के सभी लोगों को मिटाने के लिए पाताल लोक जाना निश्चित रूप से व्यर्थ होगा। ईव और ओल्डिंगटन के साथ चर्चा को अंतिम रूप देने के बाद गु किज्यू ने क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट को छोड़ दिया और तियानली से संपर्क किया। उसने फिलहाल क्रिस्टल क्लैन से जुड़ी कोई भी बात किसी को न बताने की योजना बनाई थी। ये खबर सिर्फ उसे ही जानने की जरूरत थी। तियानली ने तुरंत संदेश का जवाब दिया और फिर कुछ आश्चर्य के साथ कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, आप हुआनलान तारामंडल में क्यों गए थे? वह स्पष्ट रूप से गु किज्यू के निर्देशांक देख पा रहा था, इसीलिए उसे पता था कि गु किज्यू हुआनलान तारामंडल में है। तारा समूहों का पता लगाना और वहां टेलीपोर्ट करना भी गु किज्यू का तुरुप का पत्ता था, इसलिए उसने इसके बारे में किसी और को नहीं बताया था। गु किज्यू ने तियानली के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय कहा, तियानली, मुझे हुआनलान तारामंडल में एक बहुत ही स्थिर वैकल्पिक आयाम मिला है। मैं सम्राट तारा, शेनहुआंग महाद्वीप और चौकी तारा को पूरी तरह से इस वैकल्पिक आयाम में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा हूं। आपके क्या विचार हैं? ये सुनकर तियानली बेहद आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने तुरंत पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, ये किस प्रकार का वैकल्पिक आयाम है? क्या उस वैकल्पिक आयाम का स्थानिक आकार वास्तव में इतना बड़ा है? गु किज्यू ने पुष्टि की, यह एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही स्थिर वैकल्पिक आयाम है, जिसके लिए एक विशेष प्रवेश विधि की आवश्यकता होती है। मेरे अलावा किसी और को स्वतंत्र रूप से अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इस वैकल्पिक आयाम का स्थानिक आयतन विशाल है, ये वस्तुतः असीम और विस्तृत है। वह झूठ नहीं बोल रहा था। आखिरकार ये वैकल्पिक आयाम एक ब्रह्मांड का अवशेष था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से विशाल था। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद तियानली ने गंभीरता से कहा, यदि यह वैसा ही है जैसा महामहिम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, तो इस वैकल्पिक आयाम में प्रवेश करने के निश्चित रूप से लाभ हैं। स्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एम्परर स्टार, शेनहुआंग महाद्वीप और आउटपोस्ट स्टार को स्थानांतरित किया जा सकता है। इस मामले में बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी और इसे पूरा करने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। ईव और ओल्डिंगटन को तैयारी का काम पूरा करने के लिए केवल 7 दिनों की आवश्यकता थी, लेकिन गु किज्यू को अपने तीनों क्षेत्रों को क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट में स्थानांतरित करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। गु किज्यू ने तुरंत फैसला किया, कोई बात नहीं, 1 महीना ही रहने दो। मुझे संसाधन सूची भेजें और इस मामले की तैयारी तुरंत शुरू करें। तियानली को गु किज्यू से इतनी निर्णायक और त्वरित प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह अच्छी बात थी। इससे पता चलता है कि गु किज्यू उस वैकल्पिक आयाम के बारे में बेहद आशावादी थी। तियानली और गु किज्यू लंबे समय से एक साथ काम कर रहे थे। गु किज्यू उसे बहुत अच्छी तरह समझती थी और वह भी गु किज्यू को बहुत अच्छी तरह समझता था। अगर इसमें मुनाफा कमाने का मौका नहीं होता तो गु किज्यू इतना निर्णायक फैसला नहीं लेती। ईव और तियानली के साथ मामलों को निपटाने के बाद गु किज्यू ने उपराष्ट्राध्यक्ष दिकुई, जितियानयुए और अन्य लोगों के साथ इस मामले पर चर्चा की। दिकुई और अन्य लोगों से ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दिकुई, जितियानयुए और बाकी सभी को उस पर पूरा भरोसा था। जब उन्होंने अपने स्थानांतरण की योजनाओं के बारे में सबको बताया तो सभी ने तुरंत इसे लागू करना शुरू कर दिया। सब कुछ सुलझ जाने के बाद ही गु किज्यू ने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के संचालन विभाग से संपर्क किया।
हालांकि जब तक उसने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के संचालन विभाग से संपर्क किया तब तक वह पहले ही ब्लैकस्टोन बेस लौट चुका था। उसका इरादा वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च अधिकारियों को टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट की स्थिति के बारे में बताने का नहीं था। हालांकि गुकिज्यू ने ऑपरेशन विभाग से संपर्क किया था, लेकिन उनसे बात उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन ने की थी। हान सेन को लगा कि गुकिज्यू का अकेले ही आगे बढ़ने का कार्य कपटपूर्ण था और राज्य प्रमुख सेलिसब्री और अन्य लोगों के कार्य भी कपटपूर्ण थे। इसलिए जब गुकिज्यू ने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के संचालन विभाग से संपर्क किया तो उसने संचार को बीच में ही रोक लिया और गुकिज्यू से व्यक्तिगत रूप से बात की। गुकिज्यू को यह उम्मीद नहीं थी कि फोन पर उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन होंगे। थोड़ी हैरानी के बाद उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, महामहिम उपराष्ट्राध्यक्ष नमस्कार। गुकिज्यू की हान सेन के बारे में अब भी अच्छी राय थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की तुलना में इस अधिकारी से बात करना आसान था। वह अधिक उदार था और उसे लाभ देने के लिए अधिक इच्छुक था। हान सेन के कार्यालय में हान सेन ने अपनी कॉफी उठाई और एक घूंट ली। फिर उन्होंने कमांडर गुकिज्यू की ओर देखा और कहा, कमांडर गुकिज्यू, चलिए खुलकर बात करते हैं। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च अधिकारी आपके पिछले आवेदन से बहुत असंतुष्ट हैं। बेशक चूंकि बात इस मुकाम तक पहुंच गई है, इसलिए अब हम कुछ व्यावहारिक मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। मैं अपनी निजी क्षमता के अनुसार आपको यथासंभव अधिकतम सहायता प्रदान कर सकता हूं। उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन वहीं रुक गए और गुकिज्यू के जवाब का इंतजार करने लगे। हालांकि गुकिज्यू ने क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट की खोज कर ली थी और उसके पास जीवित रहने का एक आधार था, लेकिन अब वह इतना मजबूत हो गया था कि अपने दम पर खड़ा हो सके। हालांकि उनका इरादा उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन की सद्भावना को अस्वीकार करने का नहीं था। हालांकि वही रैंक का ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ और निर्जन तारामंडल का अधिपति था। उन्हें ठीक पता था कि उनके पास काम करने के लिए कितना संसाधन उपलब्ध है। वीरान तारामंडल वर्मिलियन बर्ड तारामंडल के क्षेत्र में लगभग सबसे बंजर और संसाधनहीन तारामंडल था। सभी ई रैंक यूनिवर्स लेवल एक्सपर्ट्स में उनका संचय काल सबसे कम था। अन्य लोगों ने अनगिनत वर्षों का परिश्रम करके ई रैंक यूनिवर्स लेवल एक्सपर्ट का पद हासिल किया था। दूसरी ओर उसने तेजी से और आक्रामक रूप से प्रगति की और बहुत कम समय में ई रैंक यूनिवर्स लेवल एक्सपर्ट बन गया। गुकिज्यू ने कुछ देर सोचा, फिर उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन से कहा, महामहिम उपराष्ट्राध्यक्ष, मुझे बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है। महामहिम उपराष्ट्राध्यक्ष के प्रति मेरी प्रतिक्रिया के संबंध में मुझे कोई निश्चित उत्तर देने से पहले ये जानना आवश्यक है कि आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं। गुकिज्यू की बातें सुनकर हान सेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह गुकिज्यू के साथ कोई खेल नहीं खेल रहा था, वह वास्तव में आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार था। बेशक उसे ये भी उम्मीद थी कि गुकिज्यू उसके साथ कोई चालबाजी नहीं करेगी। गुकिज्यू के बोलने के बाद उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सबसे बड़े बेटे को अपने साथ लेकर उसके विकास में सहयोग करेंगे। आपका अनंत साम्राज्य या अनंत सेना चाहे जिस भी रूप में विकसित हो, उसकी सेनाओं को भी उसी स्तर का विकास प्राप्त करना होगा। अनुवादित रूप में हान सेन के शब्दों का अर्थ था कि गुकिज्यू को युवा स्वामी हान को अपने साथ लेना चाहिए और मिलकर मजबूत बनना चाहिए। हालांकि गुकिज्यू को यंग मास्टर हान के साथ आधे लाभ को बांटने की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन गुकिज्यू के पास जो कुछ भी था, युवा स्वामी हान के पास भी वही होना चाहिए था। गुकिज्यू ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया, यह शायद संभव न हो। उनका विकास अनंत इंजन पर, तियानली जैसी कई प्रतिभाओं पर और क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट पर निर्भर था। ये चीजें अपूरणीय थीं। भला वह कैसे युवा मास्टर हान को अपने समान विकास प्राप्त करने की अनुमति दे सकता था। इस बार उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन से बात करना पहले की तरह आसान नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी समस्या है। अगर आप इसे हल कर सकते हैं तो मैं आपकी हर संभव मदद कर सकता हूँ। बेशक एक और तरीका भी है। मैं अपनी एक बेटी की शादी तुमसे कर सकता हूँ, लेकिन उसे अनंत साम्राज्य की स्वामिनी बनना होगा और आपके बच्चों को अनंत साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी बनना होगा। इस बार हान सेन द्वारा रखी गई दोनों मांगों में से किसी पर भी गुकिज्यू सहमत होने को तैयार नहीं थी। हालांकि वह उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन का समर्थन बहुत चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष की मांगें कुछ ज्यादा ही थीं। हालांकि गुकिज्यू ने तुरंत एक व्यवहार्य समाधान सोच लिया। वह हुआनलान तारामंडल में अपनी सेनाओं को यथासंभव अधिकतम सीमा तक विकसित कर सकता था। फिर हुआनलान तारामंडल में अपनी विकास संबंधी उपलब्धियों के आधार पर वह युवा मास्टर हान के लिए एक प्रति तैयार कर सकता था। इस तरह वह उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन से संसाधनों की मांग कर सकता था। इन सभी सामग्रियों और ऊर्जा पत्थरों को उत्पादन और निर्माण के लिए क्रिस्टल क्लैन के यांत्रिक जीवन रूपों को भेजा जाएगा। क्रिस्टल क्लैन के यांत्रिक जीवन रूपों के उत्पादन और निर्माण के कुछ परिणामों को फिर बाहरी दुनिया में लाया जा सकता था, उनकी नकल की जा सकती थी ताकि एक झूठी समृद्धि का निर्माण किया जा सके। जब तक ये रिपोर्ट उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन को संतुष्ट करती है, तब तक उन्हें समर्थन मिलता रहेगा।
यह मामला स्पष्ट रूप से संभव था। सवाल सिर्फ इस बात का था कि यंग मास्टर हान किस तरह के व्यक्ति थे और उन्हें मूर्ख बनाना कितना आसान होगा। गहन विचार विमर्श के बाद गु किज्यू ने उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन से कहा, महामहिम उपराष्ट्राध्यक्ष, मैं पहली योजना आजमा सकता हूँ। गु किज्यू की बातों से हान सेन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। एक व्यक्ति जो अभूतपूर्व और शानदार करियर बनाना चाहता है, उसे क्षमता और संसाधनों दोनों की आवश्यकता होती है। अगर गु किज्यू के पास क्षमता और संसाधन दोनों होते तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। गु किज्यू की क्षमताएं असाधारण थीं, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी थी, इसलिए जाहिर है कि वे निवेश कर सकते थे। इसके अलावा गु किज्यू को न केवल उसकी जरूरत थी, बल्कि उसे भी गु किज्यू की जरूरत थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का विशाल जहाज किसी भी समय डूब सकता है। उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए अधिक विश्वसनीय वैकल्पिक विकल्पों की व्यवस्था करनी थी। उनके विचार में हान यिमिंग को गु किज्यू के साथ हुआनलान तारामंडल में विकास के लिए जाने की अनुमति देना एक बहुत अच्छा निवेश था। गु किज्यू और उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन के बीच सहयोग के बारे में दूसरों को जानकारी नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद उपराष्ट्राध्यक्ष हान सेन के परिवार के युवा स्वामी हान यिमिंग भी ब्लैकस्टोन बेस पर पहुंचे। जब गु किज्यू ने हान यिमिंग को देखा तो उसे लगा कि उस आदमी का नाम गलत है, क्योंकि यह युवा स्वामी हान यिमिंग का स्वभाव धीमा और सौम्य था। अपने व्यक्तित्व के कारण वह शायद ही कुछ आश्चर्यजनक कर पाएगा। हालांकि गु किज्यू ने केवल बाहरी दिखावे के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया। हान यिमिंग को देखते ही उसने अनंत इंजन को भी एक निर्देश जारी किया। हान यिमिंग से संबंधित सभी खुफिया जानकारी एकत्र करें और व्यवस्थित करें। उसके आदेश देते ही अनंत इंजन तुरंत काम करने लगा। हान यिमिंग से संबंधित सभी जानकारी को शीघ्रता से व्यवस्थित और विश्लेषण किया गया। अनंत इंजन की दक्षता अत्यंत उच्च थी। गु किज्यू को इस युवा स्वामी हान यिमिंग को अच्छी तरह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कहते हैं कि शेर जैसे पिता से कुत्ते जैसा बेटा पैदा नहीं होता, लेकिन ये युवा मास्टर हान यिमिंग बचपन से ही बेहद नेक स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। उनमें उप प्रधानमंत्री हैंसिन की तरह कोई धूर्तता और छल नहीं था, बल्कि वे एक ईमानदार व्यक्ति थे। जब हान यिमिंग ने गु किज्यू को देखा तो वह बेहद विनम्र था। नमस्कार कमांडर गु, मैं हान यिमिंग हूँ। आने वाले समय में मैं कमांडर गु की व्यवस्थाओं में पूरी तरह से सहयोग करूंगा। हान यिमिंग न केवल एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व और ईमानदार व्यक्ति थे, बल्कि उनकी ताकत भी जबरदस्त थी। वही रैंक कॉस्मिक लेवल का था, उच्च कोटि का विशेषज्ञ, असाधारण युद्ध क्षमता से संपन्न। कम से कम अभी तक तो गु किज्यू के मन में यंग मास्टर हान के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। उसे बस यह नहीं पता था कि दूसरा पक्ष भेष बदलने में माहिर था या यह उसका असली स्वभाव था। हान यिमिंग के आने के बाद गु किज्यू उनके साथ और ब्लैकस्टोन लीजन के साथ हुआनलान स्टार क्लस्टर के लिए रवाना हो गए। ब्लैकस्टोन लीजन मूल रूप से एक पारंपरिक लड़ाकू इकाई थी, लेकिन गु किज्यू के मार्गदर्शन में यह एक विशिष्ट बल बन गई थी। सामान्यतया वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर गु किज्यू को ब्लैकस्टोन लीजन को लेकर हुआनलान स्टार क्लस्टर में अग्रणी कार्य करने की अनुमति नहीं देता। हालांकि गु किज्यू ने उप प्रधानमंत्री हैंसिन के साथ एक समझौता कर लिया था। अगर वह ब्लैकस्टोन लीजन को अपने साथ ले जाता है तो उप प्रधानमंत्री हैंसिन स्वाभाविक रूप से मध्यस्थता करेंगे और उनके लिए स्थिति स्पष्ट करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि उप प्रधानमंत्री हैंसिन ने ये सब कैसे कर दिखाया, लेकिन जब तक वह ब्लैकस्टोन लीजन को हरा सकते थे तब तक इतना ही काफी था। हालांकि गु किज्यू को ब्लैकस्टोन लीजन के भीतर पहले से ही बेहद उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। जब उन्हें पता चला कि सभी लोग हुआनलान तारामंडल में तैनात होने के लिए जा रहे हैं, तब भी कई लोगों ने प्रतिरोध महसूस किया और वे बेहद असहज थे। गु किज्यू ने स्वाभाविक रूप से ब्लैकस्टोन लीजन के सदस्यों के बीच इस भावनात्मक स्थिति को भांप लिया। इसलिए कुछ समय यात्रा करने के बाद उसने बेड़े को रुकने का आदेश दिया। उसी समय उनकी आवाज़ ब्लैकस्टोन लीजन के कई अंतरिक्ष यानों में गूंज उठी। मैं ब्लैकस्टोन लीजन का कमांडर गु किज्यू हूँ। ब्लैकस्टोन लीजन ने अतीत में बहुत गौरव प्राप्त किया है, लेकिन जिन सभी लड़ाइयों में हमने भाग लिया वे सभी वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के क्षेत्र के भीतर ही संपन्न हुई। इसका मतलब है कि हमें वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से सहायता प्राप्त होगी। हुआनलान तारामंडल की ओर बढ़ने के बाद भी हम वर्मिलियन बर्ड तारामंडल के सदस्य बने रहेंगे। दोनों स्थानों के बीच की दूरी बहुत अधिक है। हम वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से तुरंत सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। कई मामलों में हमें सब कुछ खुद पर ही निर्भर करना होगा। आगे का रास्ता बेहद कठिन होगा। यदि कुछ योद्धा जाना चाहें तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो भी योद्धा जाना चाहते हैं वे अब जा सकते हैं। गु किज्यू ने ठीक यही काम तब किया था जब उसने पहली बार ब्लैकस्टोन लीजन का नेतृत्व करते हुए युद्ध में प्रवेश किया था। ब्लैकस्टोन लीजन छोड़ने वालों को इसका गहरा अफसोस था। गु किज्यू के नेतृत्व में ब्लैकस्टोन लीजन ने जबरदस्त प्रगति की और सीधे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की विशिष्ट सेनाओं में शामिल हो गया। उनकी युद्ध संबंधी उपलब्धियों ने संपूर्ण स्टार क्लस्टर एलायंस को चकित कर दिया।
इसलिए जब गुकिजू ने इस बार भी इसी तरह के शब्द कहे तो ब्लैकस्टोन लीजन के कई सदस्यों के चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। जब से गुकिजू ब्लैकस्टोन लीजन के कमांडर बने हैं, उनके द्वारा लिए गए हर फैसले को हर कोई नहीं समझ पाता था, लेकिन बाद में उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय सही साबित हुए। इससे ब्लैकस्टोन लीजन के अनुभवी सैनिकों का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया और वे अंत तक गुकिजू का साथ देने के लिए तैयार हो गए। मूल रूप से वे एक पारंपरिक लड़ाकू इकाई के सदस्य मात्र थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे महज बलि का बकरा थे। अगर गुकिजू न होती तो वे आज इस मुकाम तक न पहुंच पाते, और अगर वे और अधिक विकास चाहते थे तो उनके पास गुकिजू का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच जो लोग चुपके से भाग निकलना चाहते थे, उन्हें अपने जीवन का सबसे कठिन विकल्प चुनना पड़ा। हुआनलान तारामंडल के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए गुकिजू का अनुसरण करते रहना भविष्यहीन होने का कारण बन सकता है। हालांकि गुकिजू ने अतीत में कई अप्रत्याशित काम किए थे। इस बार वह एक बार फिर ब्लैकस्टोन लीजन के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए हुआनलान स्टार क्लस्टर में भी अधिक विकास हासिल कर सकते हैं। कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद अंततः सभी ने अपेक्षाकृत सावधानीपूर्वक निर्णय लिया। गुकिजू का पालन करने से लाभ तो मिल सकता है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। इस स्थिति को देखते हुए बेहतर यही था कि वे बढ़त बनाए रखते हुए ही पीछे हट जाएं। ब्लैकस्टोन लीजन के 10 मिलियन से अधिक लड़ाकू सैनिकों में से लगभग 800 लोगों ने अंततः लीजन छोड़ने का विकल्प चुना। अक्सर सच्चाई अल्पसंख्यकों के पास होती है, लेकिन इस बार ये भाई बदकिस्मत थे। सफलता की ऊंचाइयों को छूने का सुनहरा मौका उनके सामने था, फिर भी वे उसे भुनाने में असफल रहे। गुकिजू को भी कुछ आश्चर्य हुआ कि केवल 800 से कुछ अधिक लोग ही वहां से निकले। उन्होंने शुरू में सोचा था कि बहुत से लोग हुआनलान तारामंडल के अन्वेषण में उनका अनुसरण करने के लिए अनिच्छुक होंगे, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि केवल कुछ ही लोग जाने का विकल्प चुनेंगे। एक और व्यक्ति भी उतना ही आश्चर्यचकित था, और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हान यिमिंग था। हान यिमिंग एक नेक स्वभाव का व्यक्ति था, एक ईमानदार आदमी था। अगर वह उपराज्य प्रमुख हान सेन के परिवार में पैदा न हुआ होता तो शायद उसे तब तक खा लिया जाता जब तक कि उसकी हड्डियां भी न बच जातीं। फिर भी उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कम उम्र में ही रैंक यूनिवर्स लेवल एक्सपर्ट का दर्जा हासिल कर लिया, जो उनकी काबिलियत को बयां करता है। इसका कारण ये था कि उनके ईमानदार और दयालु मुखौटे के पीछे एक चतुर और दूरदर्शी दिमाग छिपा हुआ था। उन्हें ठीक पता था कि किन मामलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा सकता है और किन चीज़ों को उदारतापूर्वक दूसरों को दिया जा सकता है, और जो बात मायने रखती है उसमें एक कदम भी पीछे नहीं हटा जा सकता। बाद वाली बातें उनके अपने स्वार्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने न केवल इन सिद्धांतों को बहुत पहले ही समझ लिया था, बल्कि वे उन्हें त्रुटिहीन रूप से लागू भी कर सकते थे। इसलिए बहुत से लोग यंग मास्टर हान को केवल एक महान व्यक्ति के रूप में देखते थे, इस बात से अनजान थे कि छोटे लाभों का त्याग करना एक भव्य योजना का संकेत देता है। हान यिमिंग को छोटी मोटी कृपाओं और तुच्छ लाभों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसका एकमात्र कारण ये था कि उसे केवल भारी लाभ और फायदों में ही रुचि थी। चतुर और धूर्त उप प्रधानमंत्री हान सेन ने हान यिमिंग को गुकिजू के पक्ष में भेज दिया। इसका एक कारण ये भी था कि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि उनका सबसे बड़ा बेटा उनसे आगे निकल गया है और भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। हालांकि उनके सबसे बड़े बेटे में अभी भी कुछ ऐसे गुणों और प्रतिभाओं की कमी थी जो गुकिजू में पूरी तरह से मौजूद थीं। इस प्रकार हान यिमिंग गुकिजू के साथ रहकर अच्छी तरह से सीख और विकसित हो सकता था। इस बार गुकिजू ने हान यिमिंग को सबक सिखा दिया था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियों में भी ब्लैकस्टोन लीजन के सदस्य गुकिजू का अनुसरण करने के लिए तैयार होंगे। इससे उनके मन में गुकिजू के लिए और भी अधिक महत्व पैदा हो गया। उसे ध्यानपूर्वक ये देखना था कि गुकिजू ने ब्लैकस्टोन लीजन के भीतर इतनी जल्दी इतनी प्रतिष्ठा कैसे हासिल कर ली। गुकिजू को अभी तक ये नहीं पता था कि हान यिमिंग के बारे में उसके संदेह सही थे या नहीं। हान यिमिंग के बारे में सही तौर पर सब कुछ वैसा ही था जैसा वह बाहरी लोगों को दिखाना चाहता था। असल में वह ओल्ड फॉक्स हान का एक उन्नत संस्करण था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से हुआनलान स्टार क्लस्टर तक की यात्रा के लिए न केवल वार्प जंप की आवश्यकता थी, बल्कि विभिन्न स्टार क्लस्टरों के बीच कई अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की भी आवश्यकता थी। हालांकि यह काफ़ी परेशानी भरा था, लेकिन गुकिजू और हान यिमिंग को पूरी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। हुआनलान तारामंडल कभी एक तारामंडल स्तरीय सभ्यता हुआ करता था, लेकिन अब यह एक बंजर भूमि बन गया है। हुआनलान तारामंडल के कई स्थान खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। क्लेन लोगों की विनाशकारी शक्ति भयावह है। बहुत कम समय में ही एजियोर स्टार क्लस्टर सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई। बेशक रोम एक दिन में नहीं बना था। एजियोर स्टार क्लस्टर सभ्यता का भाग्य खराब था। क्लेन लोगों ने प्रारंभ में इस स्थान को एक रणनीतिक लक्ष्य के रूप में नामित किया था।
जब स्टार क्लस्टर एलायंस और क्लेन लोग युद्ध में थे, तब चालाक क्लेन लोग पहले से ही हुआनलान स्टार क्लस्टर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कार्रवाई करने से पहले कुछ नहीं किया, और जब उन्होंने कार्रवाई की तो वह अभूतपूर्व थी। बहुत ही कम समय में हुआनलान तारामंडल पूरी तरह से अपने मूल स्वरूप से भिन्न हो गया था। कभी तेल से समृद्ध रहे हुआनलान तारामंडल में अब लगभग कोई ऊर्जा खदानें नहीं बची हैं। हालांकि यह स्थान खंडहर बन चुका है। खंडहर बन जाने के कारण ही इसे एक निश्चित स्तर की सुरक्षा प्राप्त हुई। जब तक लाभ लागत के अनुपात में नहीं होंगे तब तक क्लेन लोग इस स्थान पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि स्टार क्लस्टर एलायंस की विभिन्न ताकतों ने यहां प्रतिस्पर्धा की है और अपना विकास किया है। हालांकि उनमें से कोई भी बड़ी मात्रा में आपूर्ति सामग्री नहीं लाया था। फिलहाल किसी को भी इस बात का यकीन नहीं है कि क्लेन पीपल वापसी करेंगे या नहीं। इसे देखते हुए वे निश्चित रूप से इस जगह पर बहुत अधिक संसाधन दांव पर नहीं लगा सकते थे। गुकिज्यू और हान यिमिंग के ब्लैकस्टोन लीजन के साथ यहां पहुंचने के बाद उन्होंने ब्लैकस्टोन बेस का निर्माण शुरू किया। कुछ ही समय बाद हान यिमिंग की प्रत्यक्ष लड़ाकू इकाई वहां पहुंच गई। यंग मास्टर हान की प्रत्यक्ष युद्ध इकाई डिवाइन लाइट लीजन है, जो कि बहुत ही विशिष्ट है। ब्लैकस्टोन बेस और डिवाइन लाइट बेस ने एक चिमटे जैसी संरचना बनाई, जो निर्माण के दौरान एक दूसरे की परस्पर रक्षा कर रही थी। गुकिज्यू ने शुरू में सोचा था कि हुआनलान तारामंडल में पहुंचने के बाद हान यिमिंग के पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। यहां पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने यंग मास्टर हान को कम आंका था। हान यिमिंग के हुआनलान तारामंडल में पहुंचने के बाद उसने उसे कोई काम नहीं दिया। जब ब्लैकस्टोन लीजन अपना बेस बना रहा था, उसी दौरान उसने डिवाइन लाइट लीजन से भी एक रक्षात्मक बेस बनवाया। इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि हान यिमिंग कम से कम एक फिजूल खर्ची करने वाला बेटा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ क्षमता है। गुकिज्यू ने हान यिमिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आने वाले लंबे समय तक दूसरा पक्ष उसका सहयोगी होना चाहिए, इसलिए उसे हान यिमिंग से निपटने के तरीके पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा अगर वह हान यिमिंग से निपट लेता तो क्या वह अभी भी उप प्रधानमंत्री हेंसेन से निरंतर सहायता चाहता? गुकिज्यू का ध्यान इस समय इस ग्रह पर और इसके आसपास मौजूद अन्य शक्तियों पर केंद्रित था। साथ ही क्लेन पीपुल्स की लड़ाकू इकाइयों की गतिविधियों पर भी उनका विशेष ध्यान था। सभी पक्षों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उनका प्रारंभिक अनुमान सही था। क्लेन लोगों द्वारा हुआनलान तारामंडल के सभी संसाधनों का दोहन करने के बाद उनके वापस लौटने की संभावना लगभग न के बराबर थी। क्लेन लोगों के लिए हुआनलान तारामंडल का महत्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। हालांकि स्टार क्लस्टर एलायंस की कई लड़ाकू इकाइयां हुआनलान स्टार क्लस्टर पर तैनात थीं। हालांकि ये लड़ाकू इकाइयां मात्र मुट्ठी भर थीं, जिनसे क्लेन लोगों को कोई खतरा नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में क्लेन लोग स्वाभाविक रूप से हुआनलान तारामंडल के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि ब्लैकस्टोन लीजन बेहद कुशल है, फिर भी उन्हें ब्लैकस्टोन बेस का निर्माण पूरा करने में कुछ समय लगेगा। इस दौरान उन्होंने बाहर जाकर जायजा लेने की योजना बनाई। खुद को और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। आगे वह यहाँ जो भी करने की योजना बनाए, उसे पहले आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। गुकिज्यू सीधे रवाना नहीं हुई, बल्कि पहले हान यिमिंग को ढूंढने गई। भाई हान, क्या आप बाहर जाकर देखना चाहेंगे? ये सुनकर हान यिमिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, चीफ गो, मैं नहीं जाऊंगा। जब आप जांच कर लें और अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे बताना न भूलें। गुकिज्यू ने हल्के से सिर हिलाया। बेहतर यही होगा कि हान यिमिंग न जाए। हान यिमिंग के साथ होने के कारण उसके पास कई ऐसे तुरुप के पत्ते थे जिनका वह आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस बार गुकिज्यू हान यिमिंग को साथ नहीं लाया, लेकिन वह बोन प्रिजन हाउंड को साथ लाया। वर्तमान में क्लेन लोगों ने हुआनलान तारामंडल के पड़ोसी कई तारामंडल स्तरीय सभ्यताओं पर हमला करना शुरू कर दिया है। इस बार गुकिज्यू जिन स्थानों की यात्रा करने जा रही है वे ये तारा समूह स्तर की सभ्यताएं हैं। क्लेन लोगों द्वारा हुआनलान तारामंडल को तेजी से नष्ट करने के बाद आसपास की सभी तारामंडल स्तरीय सभ्यताएं अत्यधिक सतर्क हो गईं। उन्होंने क्लेन लोगों के साथ कई मोर्चों पर भयंकर युद्ध लड़े और अब तक स्थिति गतिरोध बनी हुई है। हालांकि गोल्डन लान किंग ने हुआनलान तारामंडल में कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने अन्य तारामंडलों में खजाने छोड़े। इस बार गुकिज्यू अकेले ही रवाना होते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वह अपने साथ एक विशिष्ट लड़ाकू इकाई लेकर आए थे। उनके 3000 यांत्रिक स्वर्ण शेर निश्चित रूप से कई युद्ध क्षेत्रों में अपनी चमक बिखेरेंगे। अफसोस की बात सिर्फ ये थी कि ये यांत्रिक स्वर्णिम शेर बढ़ नहीं सकते थे। गुकिज्यू पहले से ही रैंक यूनिवर्स लेवल एक्सपर्ट हैं, फिर भी कई मैकेनिकल गोल्डन लायंस अभी भी एफ रैंक कॉस्मिक लेवल के हैं। हालांकि गुकिज्यू को अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आ गई। पहले अनंत इंजन रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता था या मैकेनिकल गोल्डन लायंस को अपग्रेड नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैकेनिकल गोल्डन लायंस में निहित तकनीक भी बेहद अत्याधुनिक थी।
अब स्थिति अलग है, उनके अनंत इंजन को अपडेट और अपग्रेड कर दिया गया है। अपडेटेड और अपग्रेडेड इन्फिनिट इंजन स्पष्ट रूप से अपनी मूल स्थिति से तुलनीय नहीं है। गुकिजू ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत इसे आजमाया। मैकेनिकल गोल्डन लायंस की रिवर्स इंजीनियरिंग करें और उसे अपग्रेड करें। आदेश दिया गया और अनंत इंजन ने तुरंत उसे क्रियान्वित कर दिया। रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। मैकेनिकल गोल्डन लायंस की व्यापक स्कैनिंग और विश्लेषण जारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। स्कैनिंग और विश्लेषण पूर्ण हो गया है, अपग्रेड उपलब्ध है। अपग्रेड योजना का अनुकरण किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। अपग्रेड योजना पूरी हो गई है, कृपया समीक्षा करें। इंजन के अनंत अपग्रेड के बाद ये वाकई पहले से अलग हो गया था। जिन चीज़ों को पहले संभालना संभव नहीं था, उन्हें अब अनंत इंजन द्वारा आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। गुकिजू ने तुरंत अनंत इंजन द्वारा प्रदान की गई अपग्रेड योजना की जांच शुरू कर दी। एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद उसे सिरदर्द होने लगा। ये यांत्रिक स्वर्ण शेर बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी मजबूत युद्धक क्षमताओं के पीछे एक कारण है। एक मैकेनिकल गोल्डन लायन की कीमत एफ रैंक पीक कॉस्मिक लेवल एक्सपर्ट की कीमत से भी अधिक है। चाहे वह और अधिक मैकेनिकल गोल्डन लायंस का उत्पादन करना चाहता हो या मौजूदा लायंस को अपग्रेड करना चाहता हो, यह अत्यंत संसाधन गहन कार्य होगा। क्रिस्टल क्लैन यूनिवर्स रेमनेंट संसाधनों का एक प्रमुख उपभोक्ता है। इन यांत्रिक स्वर्ण शेरों के रखरखाव में भी बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है। मैकेनिकल गोल्डन लायंस के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में उच्च स्तरीय सामग्री और ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता होती है। इसके बाद युद्ध में मैकेनिकल गोल्डन लायंस को तैनात करने, उनका रखरखाव करने और उन्हें अपग्रेड करने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होती है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बिना इसका प्रबंधन करना बिल्कुल असंभव है। गुकिजू ने अपग्रेड प्लान को देखा, फिर गोदाम में जमा संसाधनों को देखा। अंततः उन्होंने अपना मन बना लिया, अपग्रेड के साथ आगे बढ़ो। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशन स्वॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी का 321 से 330 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।